नमस्कार साथियों, जीके विद राकेश जांगीड़ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एलडीसी की रिवीजन सीरीज के अंदर औद्योगिक विकास नामक टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपने राजस्थान ज्योग्राफी में उद्योग तो आपने पढ़ ही लिए होंगे। अपन पढ़ेंगे औद्योगिक विकास इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जीएसवीए में योगदान कितना है उद्योगों का, निर्यात कितना है। फिर अपन इसके अंदर लेंगे महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी है उद्योगों से रिलेटेड। फिर इसमें है एक जिला एक उत्पाद वाली सारणी पूरी देखेंगे अपन। औद्योगिक संस्थान राजस्थान में कौन कौन से हैं वो देखेंगे। औद्योगिक नीतियां कौन कौन सी है राजस्थान में, पहली कौन सी थी, वर्तमान कौन सी है। और फिर इसी सीरीज में अपन देखेंगे औद्योगिक पार्क। तो अपन शुरुआत करते हैं औद्योगिक विकास से, जिसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं औद्योगिक विकास का जीएसवीए में योगदान क्या है। इसके अंदर अपन कंफ्यूजन बनी हुई है कि नए वाला इको सर्वे पढ़ें या पुराने वाला, अपन दोनों लेके चलेंगे इसके अंदर। तो अभी वर्तमान 2023-24 इको सर्वे के अकॉर्डिंग राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास के अंदर जीएसवीए में उद्योगों का योगदान प्रचलित मूल्य पे 4.3 लाख करोड़ रुपए हैं और स्थिर कीमतों पे 2.33 लाख करोड़ है। जीएसवीए में प्रचलित मूल्यों पे योगदान है 4.03 लाख करोड़ और स्थिर कीमतों पे है 2.33 लाख करोड़, जो 2023-24 इको के अकॉर्डिंग ये है। और 2022-23 में ये 3.58 लाख करोड़ था। और स्थिर कीमतों पे देखा जाए तो ये 2022-23 में 2.04 लाख करोड़ था। और फिर जीएसवीए में वृद्धि कितनी हुई है औद्योगिक विकास की पिछले वर्ष की तुलना में, तो प्रचलित कीमतों पे 15.06% की वृद्धि हुई है और स्थिर कीमतों पे 12.43% की वृद्धि है। तो अपने जीएसवीए के अंदर योगदान है इस बार 4.03 लाख करोड़ का और स्थिर कीमतों पे 2.33 लाख करोड़ का। पिछले इको सर्वे के अकॉर्डिंग 3.58 लाख करोड़ प्रचलित मूल्यों पे था और स्थिर मूल्यों पे 2.04 लाख करोड़। इस बार की औद्योगिक विकास के अंदर वृद्धि हुई है 15.06% की और स्थिर कीमतों पे वृद्धि हुई है 12.43% की। पिछले इको सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो स्थिर कीमतों पे 6.32% की वृद्धि थी और प्रचलित मूल्यों पे 15.02% की वृद्धि थी। यह पिछले इको सर्वे के अकॉर्डिंग डाटा है कि वृद्धि दर पिछली बार प्रचलित मूल्यों पे 15.02% और स्थिर कीमतों पे 6.32% थी। फिर है उद्योगों का योगदान अपनी जीएसडीपी में कितना है, तो 28.21% प्रचलित मूल्यों पे योगदान है। इस बार के इको सर्वे के अकॉर्डिंग है 28.21% और स्थिर कीमतों पे है 29.84%। इसको अपन 2022-23 के इको सर्वे के अकॉर्डिंग देखते हैं तो स्थिर कीमतों पे तो योगदान था 27.26% और प्रचलित मूल्यों पे था 27.31%। ये पिछले इको सर्वे के डाटा भी इसमें मेंशन कर दिए गए हैं। तो अब वापस एक बार दिखाता हूं आपको। जीएसवीए के अंदर प्रचलित मूल्यों में इस बार 4.03 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। जीएसवीए का योगदान है 4.03 लाख करोड़ और स्थिर कीमतों पे है 2.33 लाख करोड़, जो पिछली बार इको सर्वे में 3.58 लाख करोड़ से बढ़ के 4.03 लाख करोड़ हुआ है और स्थिर कीमतों पे 2.04 लाख करोड़ से बढ़ के 2.33 लाख करोड़। वृद्धि दर हुई है औद्योगिक क्षेत्र के अंदर 15.02% से बढ़ के प्रचलित मूल्यों पे 15.06% की वृद्धि हुई है और स्थिर कीमतों पे 6.32% थी, जो बढ़ के 12.43% हुई है। और औद्योगिक योगदान है उद्योग क्षेत्र का 28.21%, जो पिछली बार 27.31% था। लगभग 1% की वृद्धि हुई है योगदान में और स्थिर कीमतों पे 27.26% का योगदान था पिछले साल। तो ये तो अपने जीएसवीए में योगदान हुआ। इसके आगे चलते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र के कौन कौन से उप क्षेत्र हैं। तो उप क्षेत्रों के अकॉर्डिंग देखते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे पहला आता है उप क्षेत्र विनिर्माण। विनिर्माण का औद्योगिक क्षेत्र के अंदर योगदान है 42.27% और वृद्धि दर है 19.57%। उद्योगों के अंदर सबसे ज्यादा योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है और इसी के अंदर सर्वाधिक की वृद्धि हुई है और सर्वाधिक की योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है 42.27% और वृद्धि है 19.57%। विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर है और सर्वाधिक योगदान है।
दूसरे नंबर पे आता है निर्माण क्षेत्र। निर्माण क्षेत्र का योगदान है 35.26% और वृद्धि है 3.47%। फिर अपने तीसरा आता है विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं। इसका योगदान है 10.48% और वृद्धि है 10.02% की वृद्धि हुई है। फिर अपने आता है खनन एवं उपखनन क्षेत्र। उद्योगों के अंदर चौथा क्षेत्र है खनन एवं उपखनन, जिसका योगदान है 11.99%, लगभग 12% का योगदान है और वृद्धि दर है 5.41%। तो ये औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्र हैं कि उद्योग के अंदर कौन कौन से उप क्षेत्र शामिल हैं और जिनका क्या योगदान है और क्या वृद्धि दर रही है। तो सबसे पहला उप क्षेत्र है अपना विनिर्माण। विनिर्माण का योगदान है 42.27% और वृद्धि हुई है इसके अंदर 19.57% की। विनिर्माण एक ऐसा क्षेत्र है जिसका सबसे ज्यादा योगदान है उद्योग क्षेत्र में और सर्वाधिक वृद्धि दर भी इसी में देखी जाती है। फिर दूसरे नंबर पे आता है अपना निर्माण। निर्माण के अंदर 35.26% का योगदान है और 3.47% की वृद्धि हुई है। तीसरा उपक्षेत्र है विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं। इसका योगदान है 10.48%, लगभग 10.5%, और वृद्धि दर है 10.02%, जो लगभग 10% है। फिर चौथा उपक्षेत्र है खनन एवं उपखनन। इसका योगदान है 11.99% और वृद्धि दर है 5.41%। इसके आगे चलते हैं अपने, जिसमें आता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष देखा जाए तो राजस्थान के अंदर इसका आधार वर्ष 2011-12 है। यह चीज याद करनी है, सीधा कभी कभार आधार वर्ष भी पूछा जाता है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का आधार वर्ष क्या है। तो 2011-12 आधार वर्ष है। औद्योगिक विकास का यह मुख्य सूचकांक है। औद्योगिक विकास का यह मुख्य सूचकांक है। यह मासिक रूप से जारी किया जाता है। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक यह मासिक रूप से जारी किया जाता है। इसके 3 उपक्षेत्र है, यह विशेष रूप से याद होने चाहिए, विनिर्माण, खनन और विद्युत। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के निम्न में से कौन सा उपक्षेत्र नहीं है, तो उसके अंदर निर्माण सेक्टर दिया जाता है। याद रखना है यह निर्माण सेक्टर इसके अंदर शामिल नहीं है, निर्माण इसमें शामिल नहीं है। इसके 3 उपक्षेत्र है विनिर्माण, खनन और विद्युत। 2023-24 में सामान्य सूचकांक औद्योगिक उत्पाद सूचकांक 153.77 रहा है। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक कितना रहा है? 153.77। इसके आगे चलते हैं तो अपने देखते हैं MSME इंडस्ट्री, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग किसको कहते हैं? तो इसकी परिभाषा 1 जुलाई 2020 से दी गई है, नई परिभाषा है ये। और इसमें से भी सीधा सा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं कि सूक्ष्म उद्योग कौन सा होता है, लघु कौन सा होता है और मध्यम कौन सा है। तो सूक्ष्म उद्योग है जिसके अंदर निवेश 1 करोड़ रुपए तक का निवेश हुआ है, वो सूक्ष्म उद्योग कहलाता है। और सूक्ष्म उद्योग के अंदर टर्नओवर, वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का वार्षिक टर्नओवर होता है। लघु उद्योग है, लघु उद्योगों के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का निवेश होता है और 50 करोड़ तक का वार्षिक टर्नओवर है। मध्यम उद्योगों के अंदर 50 करोड़ रुपए तक का निवेश है और मासिक टर्नओवर 250 करोड़ रुपए का है, 250 करोड़ रुपए तक का। तो नई परिभाषा कब दी गई? 1 जुलाई 2020 को। और सूक्ष्म उद्योग है 1 करोड़ तक का निवेश है और टर्नओवर है 5 करोड़ तक का। लघु उद्योग है जिनमें निवेश 10 करोड़ तक होता है, टर्नओवर है 50 करोड़ रुपए तक। और मध्यम उद्योग है जिनके अंदर 50 करोड़ रुपए तक का निवेश है और टर्नओवर है 250 करोड़ तक। इसको निवेश को याद कर लो, टर्नओवर वैसे ही याद हो जाएगा। टर्नओवर याद करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो टर्नओवर हो गया 5 करोड़। 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो टर्नओवर हो गया 5 × 10 50 करोड़। और 50 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 5 × 50 250 करोड़ तक, 250 करोड़ का टर्नओवर है मध्यम उद्योगों का। इसके आगे चलते हैं, इसमें है उद्यम पंजीकरण पोर्टल। राजस्थान उद्योगों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल जारी किया गया है 1 जुलाई 2020 को। MSME पंजीकरण प्रक्रिया हेतु MSME उद्योग लगाने या फिर जो भी दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन करने के लिए 1 जुलाई 2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल लागू किया गया है। यह डेट याद रखनी है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2020 को। फिर इसके अंदर योजना आती है
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इस योजना की शुरुआत हुई है 13 दिसंबर 2019 को। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई है 13 दिसंबर 2019 को। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र के, कौन कौन से क्षेत्र हैं? विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र के नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान में जो उद्योग चल रहे हैं उनका आधुनिकीकरण और विविधीकरण, उद्योगों में अलग अलग प्रकार का उत्पाद तैयार करने के लिए विविधीकरण के लिए यह उद्देश्य है इसका। विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में नए उद्योगों की स्थापना करने तथा वर्तमान उद्योगों का विस्तार और आधुनिकीकरण करने हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की गई है। इसके अंदर प्रावधान क्या है कि 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। कोई भी अगर इंडस्ट्री लगाता है तो उसको मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इसके ऋण राशि को 3 भागों में डिवाइड किया है कि 25 लाख रुपए तक का कोई ऋण लेता है तो उसको 8% ब्याज पर दिया जाएगा, और 5 करोड़ रुपए तक का ऋण है वो 6% ब्याज पे है, और 10 करोड़ रुपए तक का ऋण है वो 5% ब्याज पे है। तो ये याद करने प्रावधान, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंदर 25 लाख रुपए तक का ऋण लेने पर 8% ब्याज लगता है, और 5 करोड़ रुपए तक का ऋण लेते हैं तो 6% ब्याज लगता है, और 10 करोड़ रुपए तक का ऋण लेते हैं तो 5% ब्याज लगता है। एक बार वापस देख लो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत की गई 13 दिसंबर 2019 को। उद्देश्य है विनिर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करना तथा वर्तमान में जो संचालित उद्योग है उनका आधुनिकीकरण करने के लिए। इसमें 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। 25 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज लगता है। 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज लगता है। 5 करोड़ रुपए तक के ब्याज पर 6% ब्याज लगता है, और 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% ब्याज लगता है। इसके आगे चलते हैं तो अपने आता है एक जिला एक उत्पाद। प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में से एक उत्पाद को बढ़ावा देके और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस उत्पाद को मुख्य केंद्र बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक जिला एक उत्पाद जारी किया है, जिसके अंदर सबसे पहला अपने आता है अजमेर जिला। लगभग ये नाम अपने जिस जिले के अकॉर्डिंग है उस हिसाब से याद हो जाएंगे। इसमें क्या है कि कोई भी जिला कहां पे है उसकी लगभग फेमस चीजें हैं वो दे रखी है। अब अजमेर अरावली में स्थित है अपना, अरावली में। इसके अंदर ग्रेनाइट, मार्बल स्लेब्स, टाइल और सामग्री, ग्रेनाइट, मार्बल स्लेब और टाइल और सामग्री को अरावली के लिए एक उत्पाद तैयार किया गया है। फिर आता है अलवर। अलवर का आप सबको पता है कि सर्वाधिक फैक्ट्रियां अपने अलवर भरतपुर की साइड एनसीआर क्षेत्र में ही हैं, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स, अभियांत्रिकी उत्पाद अलवर जिले में है। और भारतीय मिष्ठान, अलवर का मावा और मिल्क केक सबसे फेमस है। अलवर का मावा और मिल्क केक सबसे फेमस है। तो अलवर का एक उत्पाद है अभियांत्रिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, और भारतीय मिष्ठान के अंदर है अलवर का मावा और मिल्क केक। फिर आता है अपना अनूपगढ़, नया जिला बना है, गंगानगर से अलग होकर बना है, जिसके अंदर गंगानगर के अंदर सबको पता है कि कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। तो यहां इस साइड में अनूपगढ़ के लिए कॉटन बॉल्स, कॉटन की बॉल्स तैयार करने का एक उत्पाद के लिए है बालोतरा। बालोतरा में आपको पता है लूनी नदी के आसपास अपने वस्त्र इंडस्ट्रीज काफी ग्रो कर रही है, तो बालोतरा का वस्त्र। बांसवाड़ा में ग्रेनाइट, मार्बल, स्लेब्स और टाइल है। और सिंथेटिक यार्न और फैब्रिक एक जिला एक उत्पाद के रूप में बांसवाड़ा के लिए है। फिर आगे चलते हैं अपने बारां में कृषि उत्पाद, सोया क्षेत्र कहते हैं हाड़ौती प्रदेश को, तो उसके अंदर कृषि उत्पाद में सोयाबीन। बारां में क्या है? सोयाबीन कृषि उत्पाद। बाड़मेर वापस बंदेज वगैरह के लिए फेमस है, तो कसीदाकारी, ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं। ब्यावर अजमेर से अलग होकर बना है। क्वार्ट्ज, फेल्सपार, ये दो खनिज ब्यावर में बहुतायत में पाए जाते हैं, तो क्वार्ट्ज और फेल्सपार का पाउडर तैयार किया जाता है। भरतपुर, अगला आता है भरतपुर के अंदर कृषि और प्रसंस्करण उत्पाद, खाद्य तेल। सबको पता है खाद्य तेल में
भरतपुर के अंदर खाद्य तेल का निर्मित किया जाता है और शहद। फिर अपने भीलवाड़ा वस्त्र नगरी है ये तो सीधा सा याद हो गया, भीलवाड़ा वस्त्र नगरी। बीकानेर, अगला आता है बीकानेर। बीकानेर में बीकानेरी भुजिया किसको नहीं पता है अपने राजस्थान में। बीकानेरी नमकीन, ऊनी कारपेट यान, ऊन सबसे अधिक बीकानेर में है तो ऊनी कारपेट यान। सिरेमिक उत्पाद मतलब चीनी मिट्टी से बने हुए, चीनी मिट्टी से बने हुए उत्पाद भी बीकानेर में है। बीकानेर में कौन कौन से हैं? बीकानेरी नमकीन, ऊनी कारपेट यार्न और सिरेमिक उत्पाद। वापस देखो, बाड़मेर के अंदर कसीदाकारी और ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं। ब्यावर के अंदर एक क्वार्ट्ज और फेल्सपार खनिज बहुतायत में पाया जाता है, इसलिए इनका पाउडर तैयार किया जाता है। भरतपुर के अंदर कृषि प्रसंस्करण उत्पाद, खाद्य तेल और शहद। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी है ये अपनी। बीकानेर के अंदर बीकानेरी नमकीन और ऊनी कारपेट यार्न और सिरेमिक उत्पाद, चीनी मिट्टी से बने बर्तन। फिर आगे चलते हैं तो बूंदी। बूंदी के अंदर है चावल निर्मित उत्पाद है, चावल। चावल बूंदी में क्या है? चावल। फिर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ वापस इसके अंदर ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लेब्स और टाइल। ग्रेनाइट, मार्बल स्लेब्स। अब स्लेब्स का मतलब है कि मार्बल की बड़ी बड़ी पट्टियां या बड़े बड़े स्लेब बनाए जाते हैं काट के, वो है चित्तौड़ में। और टाइल्स। फिर चूरू है कास्ट उत्पाद, लकड़ी के। चूरू में लकड़ी के तैयार उत्पाद किए जाते हैं, लकड़ी के उत्पाद चूरू में है। दौसा में दरी गलीचे, गलीचे तो पता ही है, दरी और गलीचे दौसा में तैयार किए जाते हैं। और पत्थर उत्पाद इसके साथ ही, दरी और गलीचे के साथ ही पत्थर उत्पाद। फिर अपने चलते हैं डीडवाना कुचामन, ये भी नया बना हुआ जिला है। डीडवाना कुचामन के अंदर मकराना आता है तो मकराना मार्बल हो गया और इसके साथ ग्रेनाइट, मकराना मार्बल और ग्रेनाइट। फिर डीग, डीग में पत्थर संबंधी उत्पाद है। फिर धौलपुर, धौलपुर में आता है स्कीम्ड मिल्क पाउडर, दूध से पाउडर तैयार किया जाता है, दूध से पाउडर तैयार धौलपुर में होता है। स्टोन टाइल्स और स्लेब्स, लाल पत्थर है धौलपुर में तो स्टोन टाइल्स और स्लेब्स भी है। फिर आता है दूदू जिला। अपने दूदू जयपुर से अलग होकर बना है तो जयपुर की पहले फेमस थी ब्लू पोट्री, अब वो ब्लू पोट्री कहां चली गई? दूदू में, तो दूदू में है ब्लू पोट्री। फिर है डूंगरपुर, डूंगरपुर में भी ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लेब्स और टाइल्स। फिर है अपना गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से अलग होकर बना हुआ है तो गंगापुर सिटी में खीर मोहन, गंगापुर सिटी के बहुत फेमस है खीर मोहन, मिठाई है खीर मोहन बहुत फेमस है तो इसके एक उत्पाद है खीर मोहन। हनुमानगढ़ के कृषि उत्पाद, चावल और कपास से संबंधित कृषि उत्पाद हनुमानगढ़ के हैं। फिर इसमें आगे चलते हैं तो अपना जिला आता है जयपुर। जयपुर में सबको पता है जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, गारमेंट्स, फर्नीचर, खिलौने और अभियांत्रिकी वस्तुएं, इंजीनियरिंग गुड्स। जयपुर में क्या क्या है? जेम्स एंड ज्वेलरी, गारमेंट्स, फर्नीचर, खिलौने एवं अभियांत्रिकी वस्तुएं। और जयपुर में यह चीज याद रखनी है कि यहां से सेवाओं का निर्यात किया जाता है, जयपुर से सेवाओं का भी निर्यात किया जाता है। फिर आता है जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण में ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं, ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं और कृषि से संबंधित उपकरण है। जयपुर सिटी से तो है जेम्स एंड ज्वेलरी, गारमेंट्स, फर्नीचर, खिलौने एवं अभियांत्रिकी वस्तुएं और सेवाओं के निर्यात। और ग्रामीण से हैं, जयपुर ग्रामीण से हैं ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं और कृषि उपकरण। फिर आता है जैसलमेर, पीला पत्थर फेमस है यहां का, पीला मार्बल। जैसलमेर में क्या है? पीला मार्बल स्लेब्स। यहां की अपन हवेलियां वगैरह जो भी देखते हैं उसमें पीला मार्बल यूज में लिया जाता है, पीला पत्थर यूज में लिया जाता है। तो जैसलमेर में है पीला मार्बल्स और स्लेब। फिर आता है जालोर, ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट स्लेब्स एवं टाइल्स। और जालोर की जूतियां बहुत फेमस है। क्या है? जूतियां, जालोर की मोजड़ी, मोजड़ी जूतियां। तो जालोर में मोजड़ी और जूतियां हैं। और झालावाड़ में संतरा, संतरा का सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़ है तो झालावाड़ में एक जिला एक उत्पाद के रूप में संतरा को अपनाया गया है। फिर है झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर है काष्ठ हस्तकला उत्पाद, लकड़ी के हाथ से तैयार किए हुए उत्पाद झुंझुनू में है, लकड़ी के हाथ से तैयार किए हुए उत्पाद झुंझुनू में है। जोधपुर, जोधपुर में फर्नीचर,
फर्नीचर का काम यहां पे है और हस्तकला उत्पाद हैंडीक्राफ्ट्स, जोधपुर में फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट्स। जोधपुर ग्रामीण में बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर पर नक्काशी उत्पाद है। बलुआ पत्थर जैसे कि जोधपुर में अपन देखते हैं कि भवन निर्माण के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में पट्टी, अभी तो आरसीसी लगने लगी, पहले पट्टियां लगाई जाती थी, तो वो बलुआ पत्थर निर्मित पट्टियां जिनके ऊपर नक्काशी, उनको सजावटी तौर पे अभी भवनों में आगे सौंदर्य के रूप में लगाते हैं। तो जोधपुर ग्रामीण में है बलुआ पत्थर नक्काशी उत्पाद। करौली में वापस बलुआ पत्थर, स्लेब्स, टाइल्स और उत्पाद। और केकड़ी है, केकड़ी भी ग्रेनाइट, मार्बल्स, स्लेब्स और टाइल। केकड़ी में क्या है? ग्रेनाइट, मार्बल, स्लेब्स और टाइल्स। आगे चलते हैं अपने, तो 33वां जिला है खेरतल तिजारा। ये किससे अलग होके बना है? अलवर से। तो इसमें भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि अलवर और भरतपुर के अंदर इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा है। तो इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा है तो अभियांत्रिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल्स पार्ट, ऑटोमोबाइल्स पार्ट। कोटा में, खेरतल तिजारा में अभियांत्रिकी उत्पाद आ गया। और कोटा, अगला कोटा आता है तो कोटा की कोटा डोरिया साड़ियां फेमस है, तो कोटा में कोटा डोरिया। फिर है कोटपुतली बहरोड, ये भी अलवर के आसपास ही क्षेत्र है, तो इसमें अभियांत्रिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल पार्ट्स। नागौर, नागौर जिले के हाथ के बने हुए उपकरण, नागौर ने एक जिला एक उत्पाद के रूप में हाथ के बने हुए उपकरणों को एडॉप्ट किया है। फिर अपने आता है नीमराणा। नीमराणा सीकर से अलग हुआ है, राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। फेल्सपार खनिज सीकर में बहुतायत में पाया जाता था पुराने के अकॉर्डिंग, जो अब नीम के थाना में सबसे ज्यादा है। तो नीम का थाना में फेल्सपार खनिज और उससे निर्मित उत्पाद। पाली के अंदर मेहंदी, पाली का सोजती मेहंदी के लिए ही फेमस है, तो पाली में मेहंदी। अब चलते हैं फड़ौदी, फड़ौदी में नमक और सोनामुखी उत्पाद। सोनामुखी एक पौधा है जो फड़ौदी में बहुतायत में होता है, जिसमें उससे निर्मित उत्पाद तैयार किए जाते हैं फड़ौदी में। प्रतापगढ़ की थेवा कला, ये पहले से आपने पढ़ी हुई है। प्रतापगढ़ में थेवा कला सबसे फेमस है, तो प्रतापगढ़ की थेवा कला। राजसमंद, राजसमंद का टेराकोटा, यह पढ़ा हुआ है सबका पहले से। राजसमंद की टेराकोटा, ग्रेनाइट, मार्बल, स्लेब्स और टाइल्स। ग्रेनाइट, मार्बल्स, स्लेब्स और टाइल्स। फिर है सलूम्बर, उदयपुर से अलग होके बना है सलूम्बर। सलूम्बर में भी मार्बल, स्लेब्स और टाइल्स फेमस है। ये मार्बल, स्लेब्स और टाइल्स काफी बार नाम आ गया है। इसके अंदर ऐसा है कि मार्बल, स्लेब्स और टाइल्स जहां जहां भी है उस जिलों के अंदर पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर ग्रेनाइट, मार्बल, स्लेब्स, टाइल्स वगैरह निकाली जाती है, और वही उन्होंने अडॉप्ट कर लिया एक जिला एक उत्पाद के रूप में। सांचौर के अंदर मसाले, मसाले कहां हैं? सांचौर के अंदर। शाहपुरा, भीलवाड़ा, तो पहले शाहपुरा भीलवाड़ा में था, अब शाहपुरा खुद जिला बन गया। यहां की फड़ चित्रकला, जोशी परिवार जिसके लिए जाना जाता है फड़ चित्रकला के लिए, तो फड़ चित्रकला शाहपुरा की। सवाई माधोपुर का पर्यटन फेमस है, रणथंभौर वगैरह ये क्षेत्र है, इसके अंदर पर्यटन बहुतायत में होता है, पर्यटक आते हैं यहाँ, तो ये पर्यटन सवाई माधोपुर में। सीकर में एंटीक फर्नीचर, राजस्थान के अंदर कहीं एंटीक फर्नीचर मिलते हैं तो वो है सीकर, एंटीक फर्नीचर है सीकर में। सिरोही, सिरोही में वापस मार्बल की वस्तुएं हैं। सिरोही में क्या है? मार्बल। आगे चलते हैं गंगानगर, किन्नू सर्वाधिक उत्पादित होते हैं गंगानगर में। संतरे का ही एक रूप है किन्नू, तो गंगानगर में क्या है? किन्नू। टोंक के अंदर स्लेट स्टोन, स्लेट या स्टोन टाइल्स, स्लेट या स्टोन और टाइल्स कहां है? टोंक में। और फिर लास्ट अपना अंतिम बचता है 50वां उदयपुर। उदयपुर में भी ग्रेनाइट एवं मार्बल, स्लेब्स और टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल्स, स्लेब्स और टाइल्स उदयपुर के अंदर। ये एक जिला एक उत्पाद की सारणी अपने कंप्लीट हुई। फिर अपने आते हैं कि निर्यात। राजस्थान से 2023-24 में कितना टोटल निर्यात हुआ है, कौन सी वस्तुएं निर्यात के अंदर टॉप में हैं, उन वस्तुओं का कितना योगदान है, उनका सही क्रम कौन सा है, वो इस निर्यात के अंदर अपन देखेंगे। तो वर्ष 2023-24 में कुल निर्यात हुआ है 83,704.24 करोड़ का। ये याद रखने वाला डाटा है, पूरा पूरा एज इट इज 83,704
4 करोड़। टोटल निर्यात कितना है राजस्थान से? 83,704 करोड़, जो पिछली बार था 72,000, बराबर इतना ही था, 72,000 करोड़। पिछले इको सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो ये 72,000 करोड़ था, और अब 2023-24 में कुल निर्यात बढ़ के हो गया है 83,704.24 करोड़ रुपए। राजस्थान से 5 वस्तुओं का सर्वाधिक निर्यात होता है जिनका योगदान है 65% से अधिक। टोटल निर्यात होता है, उनमें राजस्थान से केवल 5 वस्तुएं ऐसी है जिनका 65% से अधिक निर्यात होता है। इसके अंदर 5 वस्तुएं, इनका अपन क्रम भी देखेंगे। सबसे पहली है अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग गुड्स होता है, वो सबसे ज्यादा निर्यात है। डाटा याद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका क्रम इंपॉर्टेंट है। अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग वस्तुएं पहली, दूसरी है जवाहरात एवं आभूषण। पहली अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग गुड्स, दूसरी जवाहरात एवं आभूषण, तीसरी है धातु मेटल्स, चौथी कपड़ा टेक्सटाइल, और पांचवी हस्तशिल्प। अपन इनको ट्रिक के रूप में देख सकते हैं। तो इंजीनियरिंग गुड्स की ई ले लेते हैं अपन, जवाहरात ज्वेलरी का जे ले लेते हैं, धातु मेटल्स का एम ले लेते हैं, कपड़े का टी का टेक्सटाइल ले लेते हैं, और हस्तशिल्प का हैंडीक्राफ्ट्स का एच ले लेते हैं। तो इसको ट्रिक के रूप में याद किया जा सकता है EJMTH। MDH मसाला आपको पता ही है, तो इसको याद अपने ऐसे करना EJMTH। इंजीनियरिंग गुड्स, ज्वेलरी, मेटल, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट। इंजीनियरिंग गुड्स, ज्वेलरी, मेटल्स, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, ये अपने सिर्फ 5 निर्यात होने वाली वस्तुएं हैं जिनका टोटल निर्यात है अपने 83,704 करोड़। 83,704 करोड़, जिनके अंदर इन 5 वस्तुओं का निर्यात, इन 5 वस्तुओं का टोटल निर्यात के अंदर 65% से अधिक योगदान है। राजस्थान टोटल निर्यात करता है 83,704 करोड़। कितना है? 83,704 करोड़, और इसका 65% से अधिक अभियांत्रिकी, जवाहरात एवं आभूषण, धातु, कपड़ा और हस्तशिल्प उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। फिर निर्यात के अंदर आगे चलते हैं, तो इसमें है निर्यात संवर्धन प्रक्रिया एवं प्रलेखन, दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। निर्यात संवर्धन प्रक्रिया, प्रलेखन, दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसमें है कि निर्यात संवर्धन प्रक्रिया के तहत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसी को भी प्रशिक्षण देने के, इसके अंदर प्रशिक्षण देने के लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की भी स्थापना की गई। यह प्रक्रिया अपने 2012 से चल रही है राजस्थान में। 2012 से है निर्यात संवर्धन प्रक्रिया एवं प्रलेखन, दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम है। 2012 से स्टार्ट है। इसका उद्देश्य है वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से निर्यात करने के लिए, वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से निर्यात करने में व्यक्ति को समर्थ बनाना। मतलब इसका सीधा सा है कि इसके अंदर, निर्यात के अंदर बिचौलियों से छुटकारा। कोई भी अपन वस्तु बेचते हैं जिनमें कोई दलालों का सहारा लेते हैं, तो इसके तहत प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है कि बिचौलियों से कैसे छुटकारा मिले। फिर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तो राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की भी स्थापना की गई। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। फिर है अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर प्रतिपूर्ति योजना। अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर प्रतिपूर्ति योजना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेलों का आयोजन होता है वस्तुओं को निवेश करने का या फिर वस्तुओं को एक्सपोर्ट करने का। उसके तहत मेलों में भाग लेते हैं तो गवर्नमेंट अपने को उसके अंदर प्रतिपूर्ति या फिर अनुदान देती है। ये योजना 2012-13 से लागू है राजस्थान में। इसकी अवधि 31 मार्च 2025 तक है। अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया, 2024 थी पहले। इसकी अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है, यह भी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर प्रतिपूर्ति योजना 2012-13 से अपने राजस्थान में लागू है और अवधि को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसकी भी क्रियान्वयन एजेंसी राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद है। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से भी क्रियान्वयन किया जा रहा है इसका। फिर आगे चलते हैं। आगे है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
राजस्थान के अंदर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंदर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र टोटल हैं 36। ये एज इट इज कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र कितने हैं। तो राजस्थान में उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र हैं 36 और उप केंद्र हैं 8। डायरेक्ट डाटा है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। जिला उद्योग केंद्र कितने हैं? 36, उप केंद्र हैं 8। इसके तहत विवाद एवं निवारण तंत्र समिति बनाई गई है, विवाद एवं निवारण तंत्र समिति, जिसकी राज्य स्तर पर तो अध्यक्षता मुख्य सचिव के द्वारा की जाती है, प्रशासनिक प्रमुख होता है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर। 2 स्तर पर चलती है ये विवाद एवं निवारण तंत्र समिति, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में। इसी में आगे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सुविधा परिषदें बनाई गई है 14। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सुविधा परिषदें 14 बनाई गई है। तो एक बार वापस देखो, जिला उद्योग केंद्र कितने हैं? 36। जिला उद्योग केंद्र कितने हैं? 36। उप केंद्र हैं 8। विवाद निवारण तंत्र समिति है। राज्य स्तर पर कौन अध्यक्षता करता है? मुख्य सचिव। जिला स्तर पर कौन अध्यक्षता करता है? जिला कलेक्टर। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सुविधा परिषदें कितनी है? 14। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सुविधा परिषदें कितनी है? 14। आगे चलते हैं। इसमें औद्योगिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएं संचालित है राजस्थान में। औद्योगिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएं। तो औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन, बड़े उद्योगों की स्थापना हेतु औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन नामक कार्यक्रम संचालित है। औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन, ये याद रखना, वृहद उद्योगों की स्थापना हेतु, बड़े उद्योगों की स्थापना हेतु। फिर है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। योजना के नाम से ही पता चलता है रोजगार का क्या किया जाएगा? सृजन। रोजगारों का सृजन, रोजगारों का अवसर प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसका उद्देश्य है राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक सेवा एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है जिसके अंदर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक सेवा एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। फिर अपनी तीसरी योजना आती है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। इसके भी नाम से क्लियर होता है कि वाहन स्वरोजगार योजना लघु वाणिज्यिक। इसका प्रारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2022 को। डेट याद रखनी है, 11 अक्टूबर 2022 मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना का स्टार्ट हुई थी 11 अक्टूबर 2022 को। इसका उद्देश्य है 18 से 45 वर्ष के 18 से 45 आयु वर्ग के युवाओं को, आवेदकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। 2 चीजें याद करनी है, प्रारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2022 को, और इसमें ये एज याद रखनी है कि युवाओं की या फिर आवेदकों की एज क्या रखी गई है? 18 से 45 वर्ष। आवेदकों की एज है 18 से 45 वर्ष। इनको आवेदकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। इसके अंदर प्रावधान है कि 15 लाख रुपए तक के, कितने तक के? 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तक के वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर, वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर आवेदक को वाहन की ऑन रोड कीमत का कितना देंगे? 10% या फिर 60,000। इन दोनों में से जो भी कम होगा अनुदान के रूप में दिया जाएगा। प्रावधान है 15 लाख रुपए तक की कोई भी 18 से 45 आयु वर्ग का व्यक्ति अगर कोई भी वाहन लेता है 15 लाख रुपए तक का, तो उसको वाहन की खरीद पर 10% अथवा 60,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इन दोनों में से जो भी कम हो, 10% अथवा 60,000 रुपए। अब यह है कि इस अनुदान का भुगतान कौन करेगी? तो राज्य सरकार या फिर संबंधित वाहन निर्माता कंपनी, संबंधित वाहन निर्माता कंपनी या फिर राज्य सरकार। एक बार वापस देखते हैं। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई थी 11 अक्टूबर 2022 को। 11 अक्टूबर 2022 को उद्देश्य है 18 से 45 वर्ष के युवाओं को, 18 से 45 वर्ष आयु के युवाओं को, आवेदकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। इसके अंदर 15 लाख रुपए तक का कोई भी वाहन की खरीद करते हैं, 15 लाख रुपए तक के वाहन की खरीद करते हैं, तो
उसकी वाहन की ऑन रोड कीमत का 10% अथवा 60,000 रुपए, 10% अथवा 60,000 रुपए जो भी कम हो उसका अनुदान दिया जाएगा। और अनुदान का वहन कौन करेगा? राज्य सरकार या समकक्ष अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कंपनी द्वारा। यह थी अपने मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। यह योजना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसके अंदर है कि राज्य के गैर कृषि क्षेत्रों के विकास में SC/ST वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करना। मतलब अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग है, उसकी उद्योगों के अंदर हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया है। और लागू कब किया गया? 8 सितंबर 2022। 8 सितंबर 2022 को। उद्देश्य देख लिया अपन ने, गैर कृषि क्षेत्र में मतलब कि उद्योगों के अंदर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। इसके अंदर भी प्रावधान है कि 25 लाख से कम के ऋण पर तो 9% ब्याज अनुदान। 25 लाख से कम के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान। 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक का ऋण लोगे तो 7% का ब्याज अनुदान। 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का ऋण लेंगे तो 6% तक का ब्याज अनुदान। याद रखना है ये वाली प्रावधान। 25 लाख से कम के ऋण पे 9%, 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण पे 7% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋण पे 6% तक का ब्याज अनुदान है। इसमें टोटल है कि कोई भी इसके अंदर उद्योग लगाना चाहता है और उद्योग की परियोजना लागत मतलब उद्योग की टोटल लागत का 25% या 25 लाख रुपए, 25% या 25 लाख रुपए, 25% या 25 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसकी मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दी जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 8 सितंबर 2022 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य है गैर कृषि क्षेत्र उद्योगों के अंदर SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र या वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। इसमें प्रावधान है 25 लाख से कम के ऋण पे 9% का ब्याज, 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण पे 7% का ब्याज और 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पे 6% का ब्याज। अब कोई भी उद्योग खोलता है तो उद्योग खोलने में उद्योग की टोटल लागत का 25% अथवा 25 लाख रुपए, टोटल उद्योग की लागत का 25% अथवा 25 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। किस योजना के तहत? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 8 सितंबर 2022 को स्टार्ट की गई। उद्देश्य देख लिया, SC/ST वर्ग की उद्योगों के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। प्रावधान है 25 लाख से कम के ऋण पे 9%, 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण पे 7%, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋण पे 6%। और कोई भी इंडस्ट्री लगाता है तो उसकी इंडस्ट्री की लागत का 25% अथवा 25 लाख रुपए जो भी कम हो की अनुदान राशि। अब है मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना युवाओं को उद्योग क्षेत्र में भागीदारी या फिर उद्योग क्षेत्र में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए प्रोत्साहन योजना है। ये अधिसूचित की गई 19 मई 2023 को। 2023 की है तो डेट याद रखनी है, 19 मई 2023। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई 19 मई 2023। इसकी अवधि है 2023, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 जुलाई 2024 तक 1 वर्ष की अवधि है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई 19 मई 2023 को। अवधि है 1 अप्रैल 2023 से 31 जुलाई 2024 तक। इसका उद्देश्य है 18 से 35 वर्ष। ये कहीं अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक स्वरोजगार वाहन योजना के अंदर एज थी वो थी 18 से 45, यहाँ पे है 18 से 35 वर्ष। ये याद रखने की चीज है कि 18 से 35 वर्ष तक की आयु वर्ग के न्यूनतम स्नातक शिक्षित ग्रेजुएट शिक्षित युवा को उद्यमियों को अपना नवीन उद्यम स्टार्टअप या फिर नवीन उद्योग प्रारंभ करने के लिए बैंक के द्वारा ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा। बैंक के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना है, इसका उद्देश्य है 18 से 35 आयु वर्ष तक के युवाओं को अपना नवीन उद्योग स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करने के लिए बैंक के द्वारा ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अंदर प्रावधान है 25 लाख तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान, और 25 लाख से अधिक वे 1 करोड़ तक, 25 लाख से लेके 1 करोड़ तक के ऋण पे 6% ब्याज, 25 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान गवर्नमेंट देगी। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरुआत की गई 19 मई 2023, अवधि है 1 अप्रैल 2023 से 31 जुलाई 2024 तक। इसका उद्देश्य है 18 से 35 आयु वर्ग के न्यूनतम ग्रेजुएट युवा, मतलब शिक्षित, स्नातक शिक्षित युवा उद्यमियों को अपना नवीन उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक के द्वारा ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें प्रावधान है 25 लाख तक के ऋण पे 8% अनुदान दिया जाएगा, और 25 लाख से अधिक एवं 1 करोड़, 25 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण पे 6% का ब्याज अनुदान है। ऋण वितरण की प्रथम तिथि से 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान दे है। अब ब्याज अनुदान अपने को ऋण वापस जमा भी करवाना है, तो अनुदान मैक्सिमम लिमिट है कि जिस दिन आपको ऋण वितरित कर दिया और 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा, 5 वर्ष से ज्यादा ब्याज अनुदान नहीं दिया जाएगा। इसमें पुरुष उद्यमियों को 10%, महिला उद्यमियों को 15%, एक मुफ्त मार्जिन मनी दे है। पुरुष उद्यमियों को 10%, महिला उद्यमियों को 15% और 5 लाख रुपए। पुरुष उद्यमियों को 10%, महिला उद्यमियों को 15% एवं 5 लाख रुपए तक का एक मुफ्त राशि दे है। आगे चलते हैं, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022। यह है कि राजस्थान में रिप्स यह है उद्योगों के विकास के लिए या फिर राजस्थान के तीव्र एवं संतुलित औद्योगिक विकास के लिए रिप्स लेके आई गई है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 ये लाई गई है। 2019 की एक योजना थी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, उसकी जगह पे 2019 में भी रिप्स संचालित थी, उसकी जगह पे 7 अक्टूबर 2022 को कब लेके आई गई रिप्स 2022? 7 अक्टूबर 2022 को, 7 अक्टूबर 2022 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 की योजना के स्थान पे लेके आई गई। इसका मुख्य क्या उद्देश्य है, ये इंपॉर्टेंट है योजना रिप्स 2022। इसका मुख्य उद्देश्य विनिर्माण और सेवा क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र? विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास हो। उद्योगों के विकास हेतु लाई गई ये योजना। इसके अंदर इसका मुख्य उद्देश्य है विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास हो। फिर है इसके अंदर संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास को मद्देनजर रखा जाएगा। वर्ष 2027 तक टारगेट लेके हैं, वर्ष 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाएगा। पहला तो है मुख्य उद्देश्य है विनिर्माण सेवा क्षेत्र का 15% वार्षिक वृद्धि दर से विकास हो। फिर है संतुलित एवं समावेशी क्षेत्रीय विकास हो। फिर 2047 तक का टारगेट लिया है कि 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अंतर्गत हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण, इनके लिए एक्स्ट्रा प्रोत्साहन दिया गया है। रिप्स 2022 के अंदर हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, किस किस क्षेत्र में? हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा और चिकित्सा उपकरणों के अंदर एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्रोत्साहन है। फिर पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। और इसके अंदर प्रावधान है कि इस योजना के 8 प्राथमिक श्रेणियां हैं। 8 प्राथमिक श्रेणियां कौन कौन सी है? 1 नंबर विनिर्माण, फिर सर्विस सेवाएं, सनराइज क्षेत्र, MSME, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक पार्क, भंडारण एवं तापमान नियंत्रण आपूर्ति श्रृंखला, अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण प्रयोगशालाएं और अक्षय ऊर्जा संयंत्र। ये 8 इसकी प्राथमिक श्रेणियां हैं। 8 प्राथमिक श्रेणियां कौन कौन सी है? तो इसमें लेते हैं विनिर्माण, सेवाएं, सनराइज क्षेत्र, MSME, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक पार्क, भंडारण एवं तापमान नियंत्रण आपूर्ति श्रृंखला, अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण प्रयोगशालाएं,
अक्षय ऊर्जा संयंत्र के लिए कस्टमाइज्ड परिलाभ है। फिर है थ्रस्ट सेक्टर, थ्रस्ट सेक्टर और सनराइज सेक्टर, पिछड़े क्षेत्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और महिला उद्यमियों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। किसके क्षेत्र को एक्स्ट्रा लाभ दिया जाएगा? पहला है थ्रस्ट सेक्टर, थ्रस्ट सेक्टर, सनराइज सेक्टर, पिछड़े क्षेत्र, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा रिप्स 2022 के अंदर। एमएसएमई के लिए अन्य परिलाभों के लिए अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए। फिर इसमें मानक पैकेज के लिए योग्यता मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं। योग्यता मानदंड है विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में, कौन कौन से क्षेत्र में? विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर, कितने रुपए से? 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर प्रोत्साहन पैकेज दे। मानक पैकेज योग्यता मानदंड क्या है? विनिर्माण और सेवा क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के तहत? वृहद, मेगा और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं, वृहद, मेगा और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं, 3 प्रकार की परियोजनाएं, वृहद, मेगा और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर प्रोत्साहन पैकेज। और इसके अंदर क्या है? एमएसएमई इकाइयों, एमएसएमई इंडस्ट्रीज के मामलों में न्यूनतम निवेश क्या है? 25 करोड़ रुपए। 50 करोड़ निवेश तो ये था विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में वृहद, मेगा और अल्ट्रा परियोजनाओं के लिए, और एमएसएमई इकाइयों के लिए न्यूनतम निवेश है 25 करोड़ रुपए तक का न्यूनतम निवेश करने पे मानक पैकेज के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर इसमें आगे परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन, कौन कौन सी परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन है? तो इसमें है निवेश सब्सिडी, निवेश के अंदर जो भी एसजीएसटी टैक्स लगता है, स्टेट जीएसटी लगती है, उसकी प्रतिपूर्ति होगी, उसको वापस दे दिया जाएगा। फिर अथवा पूंजी अनुदान, पूंजी अनुदान अथवा टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव में से चयन करने का विकास है। परिसंपत्तियां निर्माण पर प्रोत्साहन के लिए निवेश सब्सिडी, या तो सब्सिडी वापस ले लो, या फिर जो पूंजी लगी है पूंजी अनुदान, या फिर टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव बनता है, उन तीनों में से एक को चयन करने का विकल्प दिया गया है। फिर विशेष प्रोत्साहन किस किस को है? रोजगार सृजन पर आधारित परिलाभ, हरित प्रोत्साहन, क्लस्टर प्रोत्साहन, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रशिक्षण एवं कौशल प्रोत्साहन। इसके अंदर रोजगार सृजन पर अतिरिक्त परिलाभ तथा हरित क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाएगा, क्लस्टर को प्रोत्साहन दिया जाएगा, थर्मल इंजीनियरिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा, प्रशिक्षण एवं कौशल को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब रिप्स 2022 के अंदर छूट क्या क्या है? तो विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट है। छूट भी किसमें है? विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क और भूमि कर, जो भी रिप्स 2022 के तहत उद्योगों के विकास हेतु चलेगी, इसके अंदर है विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क और भूमि कर। इन तीनों के अंदर 7 वर्षों के लिए इन तीनों में 100% छूट है। और स्टाम्प ड्यूटी और रूपांतरण शुल्क, ट्रांसफॉर्मेशन शुल्क में 75% एवं 25% राशि का पुनर्भरण किया जाएगा। छूट याद रखनी है, छूट के अंदर है विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क और भूमि कर। विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क और भूमि कर में तो 100% छूट है। स्टाम्प ड्यूटी और रूपांतरण शुल्क में 25% छूट है एवं 25% राशि का पुनर्भरण कर दिया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी और रूपांतरण शुल्क के अंदर 75% तो छूट है और 25% राशि का पुनर्भरण कर दिया जाएगा। फिर आगे औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर, उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा। तो जिला एवं पंचायत स्तर पर आयोजन होगा इनका। जिला स्तर पर 132 शिविरों का आयोजन, औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर, जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजन है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे जिला एवं पंचायत स्तर पर। जिला स्तर पर तो 132 शिविर
और पंचायत स्तर पर 211 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। उद्योग प्रोत्साहन शिविर आयोजित किए गए हैं जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर। जिला स्तर पर 132 और पंचायत समिति स्तर पर 211 शिविर। फिर है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR। CSR क्या है? तो इसमें है जो भी कंपनियां कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रजिस्टर्ड है, उनको धारा 135 के अनुसार अपनी जो भी लाभ होगा उस लाभ का कुछ हिस्सा CSR गतिविधियों के तहत, मतलब सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देना पड़ेगा। तो इसके अंदर कौन सी कंपनियां शामिल है? जिनकी वार्षिक कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए से अधिक है। एक कंपनी जिसकी 500 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति है, टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए वार्षिक का है और शुद्ध लाभ कितना है? 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक का है। अगर ये तीनों है तो CSR के तहत पिछले 3 सालों में जो शुद्ध लाभ हुआ है उसका 2% CSR गतिविधियों के तहत खर्च करना पड़ेगा। CSR क्या है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार ऐसी कंपनियां जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए है, कितनी है? 500 करोड़ रुपए, टर्नओवर है 1000 करोड़ रुपए और शुद्ध लाभ है 5 करोड़ रुपए, उनको CSR के तहत पिछले 3 सालों का कुल शुद्ध लाभ है उसका 2% सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए वहन करना पड़ेगा। फिर इसमें है दस्तकारों के परिचय पत्र बनाए जाएंगे जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों के द्वारा। दस्तकारों के परिचय पत्र के कौन बनाएगा? जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों के द्वारा हस्तकला से जुड़े हुए परिचय पत्र किनके बनेंगे? जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों के द्वारा बनाए जाएंगे। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों के द्वारा हस्तकला से जुड़े हुए 18 वर्ष से अधिक आयु के कारीगरों को ऑनलाइन दस्तकार पंजीकरण पहचान पत्र SSO पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। दस्तकार कोई भी है, हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में कोई भी कारीगर है, वो अपना जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों के द्वारा उनका परिचय पत्र बनवाया जाएगा, वो अपने SSO पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर्ड करवा सकता है। 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं तो इसमें है निवेश संवर्धन ब्यूरो। निवेश संवर्धन ब्यूरो क्या है? यह है कि इसके अंदर 10 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश आते हैं राजस्थान में कोई भी, तो उनको निवेश संवर्धन ब्यूरो के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। BIP की स्थापना कब हुई है? 1991 में। इसमें है 10 करोड़ रुपए से अधिक वाले निवेशों को, 10 करोड़ रुपए से अधिक वाले निवेश आते हैं राजस्थान में कोई भी, तो उनको निवेश संवर्धन ब्यूरो हैंडल करेगा। और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है स्टेट एम्पावर्ड कमेटी। क्या है? स्टेट एम्पावर्ड कमेटी। निवेश संवर्धन ब्यूरो स्थापना हुई थी 1991 में। इसके अंदर 10 करोड़ रुपए से अधिक तक के निवेश के कोई भी प्रस्ताव आते हैं, वो निवेश संवर्धन ब्यूरो के द्वारा हैंडल किए जाएंगे। और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है। फिर अगला है सिंगल विंडो क्लियरेंस। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, इसका उद्देश्य क्या है कि समयबद्ध विभिन्न लाइसेंस, अनुमति और अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस क्या होता है? सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब है कि सिंगल विंडो का मतलब है एकल खिड़की। ये सारी सुविधाएं, लाइसेंस, अनुमति और अनुमोदन से संबंधित सारी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध करवाना। सिंगल विंडो क्लियरेंस के तहत लाइसेंस, अनुमति और अनुमोदन संबंधित सारी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध करवाना या एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाना। इसमें मार्च 2023 तक 16 विभागों की, ये याद करने वाला, मार्च 2024 तक 16 विभागों की 135 सेवाएं प्रदान की जा रही है। यह पूछ लिया जाता है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के तहत वर्तमान में कितने विभागों की कितनी सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसमें मार्च 2024 तक 16 विभागों की 135 सेवाएं प्रदान की जा रही है। फिर आगे चलते हैं वन स्टॉप शॉप।
वन स्टॉप शॉप। वन स्टॉप शॉप क्या है कि अभी जो मौजूद में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम चल रहा है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम चल रहा है, उसको और सशक्त बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए वन स्टॉप शॉप का गठन किया गया। मौजूदा सिंगल विंडो क्लियरेंस को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मौजूद वन स्टॉप शॉप का संचालन किया जा रहा है। इसकी स्थापना कहां की गई है? निवेश संवर्धन ब्यूरो में ही। निवेश संवर्धन ब्यूरो का हेडक्वार्टर जयपुर में। वन स्टॉप शॉप निवेश संवर्धन ब्यूरो में ही स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत क्या है? क्लियरेंस प्रदान करने के लिए राज निवेश नामक एक पोर्टल बनाया गया है। कौन सा पोर्टल है? राज निवेश। राज निवेश नामक एक पोर्टल का बनाया गया है जो कार्यरत है। वन स्टॉप शॉप क्या है कि मौजूदा जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम चल रहा है उसको और अधिक मजबूत बनाने के लिए वन स्टॉप शॉप स्टार्ट किया गया है। और इसकी स्थापना कहां की गई है? निवेश संवर्धन ब्यूरो के अंदर ही स्थापना की गई है। और इसमें क्लियरेंस प्रदान करने के लिए जो भी निवेश प्रस्ताव वगैरह, जो भी लाइसेंस अनुमोदन को क्लियरेंस देने के लिए राज निवेश नामक एक पोर्टल है। पोर्टल का क्या नाम है? राज निवेश। आगे चलते हैं। राजस्थान सूक्ष्म उद्योग एवं मध्यम उद्योग अधिनियम 2019। राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2019। इसमें फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन, कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाएगी, गठन स्टेब्लिश कैसे किया जाएगा, और इसमें ऑपरेशन का मतलब क्या क्या गतिविधियां शामिल है। राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2019 कब लागू किया गया, कब लाया गया ये अधिनियम? 17 जुलाई 2019 को। इसके निष्पादन हेतु भी 12 जून 2019 को एक पोर्टल लागू किया है जिसका नाम है राज उद्योग मित्रा। राज उद्योग मित्रा पोर्टल, राज उद्योग मित्रा पोर्टल। इसमें है पावती प्रमाण पत्र जारी होने से लेकर, मतलब रसीद जारी होने से लेकर 5 साल तक आवेदकों को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण में छूट दी जाएगी। कोई भी उद्योग स्थापित करते हैं, एमएसएमई उद्योग है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करते हैं, तो उसके लिए 17 जुलाई 2019 को अधिनियम लाया गया है। निष्पादन हेतु 12 जून 2019 को एक पोर्टल बनाया जिसका नाम है राज उद्योग मित्रा पोर्टल। और पावती प्रमाण पत्र जारी होने से लेकर 5 साल तक, 5 साल तक उस उद्योग के अनुमोदन और निरीक्षण में छूट दी जाएगी। कोई 5 साल तक ना तो निरीक्षण होगा ना कोई बात। फिर आगे राजस्थान, ये अब आपने औद्योगिक संस्थाएं आ गई हैं। औद्योगिक संस्थाओं में अपने पहला टॉपिक है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विभिन्न योजना निगम लिमिटेड, रिको। रिको की स्थापना कई बार पूछ ली गई है। 1980 में रिको की स्थापना है। 1980 में रिको की स्थापना की गई। अब यह राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। उद्योगों के विकास को गति देने के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है? रिको। इसमें है लघु मध्यम और वृहद औद्योगिक इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाई जा रही है। रिको लघु मध्यम और वृहद तीनों कैटेगरी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है। रिको की स्थापना 1980 में है। औद्योगिक विकास को गति देने वाली राजस्थान की शीर्ष संस्था है। लघु मध्यम एवं वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। और वर्ष 2023-24 में रिको द्वारा 10 नए औद्योगिक क्षेत्रों की भी घोषणा की गई है। 10 नए औद्योगिक क्षेत्र भी बनाए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र बनाने की जिम्मेदारी भी रिको की है। रिको द्वारा ही औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। अब एक बार रिको वापस देख लेते हैं। रिको की स्थापना है 1980 में। औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था रिको है। तीनों ही उद्योग लघु मध्यम और वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 2023-24 में रिको के द्वारा 10 नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया गया।
फिर इसके अंदर आती है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम योजनाएं चल रही है। ये योजनाएं केंद्रीय प्रवर्तित है, मतलब केंद्र द्वारा चलाई जा रही है, जिनका राज्य में संचालन रिको के द्वारा किया जा रहा है। लघु उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में, कहां पे चालू है ये? ग्रामीण एवं अविकसित क्षेत्रों में एकीकृत संरचना प्रदान करने के लिए माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम योजनाएं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम योजनाएं लघु उद्योगों के विकास के लिए, लघु उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में एकीकृत संरचना प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रवर्तित योजनाएं हैं, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिनका क्रियान्वयन राज्य में रिको द्वारा किया जा रहा है। अब है रिको के द्वारा कौन कौन से पार्क या फिर कौन कौन से जोन विकसित किए गए हैं। ये सीधे से फैक्चुअल है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो सीधे सीधे याद करने हैं। मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहां है? बोरनाडा जोधपुर में। मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क, मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहां है? बोरनाडा जोधपुर में। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहां है? थोलाई जमुआ रामगढ़ जयपुर में। इसका उद्देश्य है प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जो है थोलाई जमुआ रामगढ़ जयपुर में, इसका उद्देश्य है प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। एग्रो फूड पार्क कहां कहां पे है राजस्थान में? पहला है बोरनाडा जोधपुर में, 4 एग्रो फूड पार्क है, बोरनाडा, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर में। एग्रो फूड पार्क कहां कहां है? बोरनाडा, जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर। बोरनाडा, जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर एग्रो फूड पार्क। एग्रो फूड पार्क। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, यह कहां पे? तिमरी जोधपुर में। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तिमरी जोधपुर में। स्पोर्ट्स गुड्स मतलब खेल सामग्री एवं टॉय जोन खिलौने कहां पे हैं? खुशखेड़ा भिवाड़ी अलवर में। खुशखेड़ा भिवाड़ी अलवर में। स्पोर्ट्स गुड एवं टॉय जोन कहां पे है? खुशखेड़ा भिवाड़ी अलवर में। जापानी जोन नीमराणा में, जापानी जोन नीमराणा में। कोरियन पार्क गिलोट में, कोरियन पार्क गिलोट में। ये अपने 7 पार्क हैं जो रिको के द्वारा विकसित किए गए हैं। एक बार इनको वापस देखो। मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क, मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क है बोरनाडा जोधपुर में। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जिसका उद्देश्य है प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, वो है थोलाई जमुआ रामगढ़ में। 4 एग्रो फूड पार्क है राजस्थान में, बोरनाडा जोधपुर में, कोटा में, अलवर में और श्री गंगानगर में। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है तिमरी जोधपुर में। स्पोर्ट्स गुड एवं टॉय जोन है वो है खुशखेड़ा भिवाड़ी में। जापानी जोन है नीमराणा में। कोरियन पार्क है गिलोट में। इनका एक बार रिवीजन करो देखें। रिको द्वारा विकसित पार्क एवं जोन। कौन कौन से हैं? मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क बोरनाडा जोधपुर में। इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कौन सा पार्क कहां पे है। तो इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जिसका उद्देश्य है प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, यह है थोलाई जमुआ रामगढ़ में। एग्रो फूड पार्क है बोरनाडा जोधपुर में, कोटा में, अलवर में, श्री गंगानगर में। 4 एग्रो फूड पार्क है राजस्थान में। कितने हैं? 4। कहां कहां पे है? बोरनाडा जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र यह है तिमरी जोधपुर में। तिमरी जोधपुर में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉय जोन है खुशखेड़ा भिवाड़ी में, खुशखेड़ा भिवाड़ी में। जापानी जोन है नीमराणा में। कोरियन पार्क है गिलोथ में। अब आगे चलते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जेम्स एंड ज्वेलरी सेज कहां पे है? पहला और दूसरा दोनों ही कहां पे है? सीतापुरा जयपुर में।
जेम्स एंड ज्वेलरी के 2 सेज है राजस्थान के अंदर, पहला और दूसरा दोनों ही सीतापुरा जयपुर में है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी पार्क है, वर्ल्ड सिटी सेज है वो है जयपुर में। अब इसका संचालन कौन कौन कर रहा है? महिंद्रा ग्रुप और रिको दोनों संयुक्त रूप से। सेज है जेम्स एंड ज्वेलरी सेज, पहला और दूसरा दोनों ही सीतापुरा जयपुर में। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में है, जिसका संचालन कर रहे हैं महिंद्रा ग्रुप और रिको। औद्योगिक क्षेत्रों की अग्नि संबंधी घटनाओं से बचाव हेतु अग्निशमन केंद्रों की स्थापना की गई। औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहां पे अग्नि आगजनी से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनके बचाव हेतु अग्निशमन केंद्रों की स्थापना की गई। कहां कहां पे की गई? वो है केसवाना, नीमराणा में। ये ऐसे याद रखो, जहां जहां पे इंडस्ट्री ज्यादा है वहां वहां पे अग्निशमन केंद्रों की स्थापना की गई है। अब नीमराणा अलवर, केसवाना नीमराणा में, खेरथल अलवर में, खारा बीकानेर में, कलड़वास उदयपुर में, रतनगढ़ चूरू में आगजनी की घटना से बचाव हेतु अग्निशमन केंद्रों की स्थापना कहां कहां की गई? केसवाना नीमराणा में, खेरथल अलवर में, खारा बीकानेर में, कलड़वास उदयपुर में और रतनगढ़ चूरू में। एक बार वापस देखो, अग्निशमन केंद्रों की स्थापना कहां कहां है? केसवाना नीमराणा में, खेरथल अलवर में, खारा बीकानेर में, कलड़वास उदयपुर में और रतनगढ़ चूरू में। इसको याद रख लेना, जेम्स बोर्स। जेम्स बोर्स क्या है? सीधा ऐसे पूछा जा सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु, जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र है उसको प्रोत्साहन देने के लिए सीतापुरा जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापना की गई है जेम्स बोर्स की। जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु सीतापुरा जयपुर में जेम्स बोर्स की स्थापना की गई है। फिर आता है इंडिया स्टोन मार्ट। इंडिया स्टोन मार्ट, स्टोन मार्ट है मतलब पत्थरों का एक मार्ट प्रदर्शनी लगी थी। कब लगी थी? 1 से 4 फरवरी 2024 को। 1 से 4 फरवरी 2024 को इंडिया स्टोन मार्ट 1 से 4 फरवरी 2024 को इसका 12वां संस्करण का आयोजन किया गया। कहां पे? सीतापुरा जयपुर में। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 इसके 12वें संस्करण का आयोजन किया गया सीतापुरा जयपुर में 1 से 4 फरवरी 2024 को। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स द्वारा, अब इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स संस्था है, उसके द्वारा आयोजन किया गया है। और इसके अंदर तीनों का सहयोग रहा है, फिक्की का, राज्य सरकार का और रिको का। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। किसके सहयोग से? फिक्की, राज्य सरकार और रिको। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 स्टोन्स की प्रदर्शनी 1 से 4 फरवरी को आयोजित की गई। 12वां संस्करण था सीतापुरा जयपुर में। स्टोन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स के द्वारा आयोजित की गई। सहयोग था फिक्की, राज्य सरकार और रिको, तीनों का मिलके। ये रिको कंप्लीट हुआ। अब अपने आगे चलते हैं तो राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। राजसिको की फुल फॉर्म है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी जून 1961 में। स्थापना से सीधा सा क्वेश्चन आता है, ये 4-5 संस्थान है, इनकी स्थापना से सीधा सा क्वेश्चन आता है। रिको की स्थापना हुई थी 1980 और राजसिको की स्थापना है जून 1961। इसका उद्देश्य क्या है? लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करना। रिको तो लघु, वृहद, मध्यम तीनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता था। राजसिको करता है केवल लघु उद्योगों की, लघु उद्योगों की सहायता प्रदान करना तथा कारीगरों को उनके उत्पादों के वितरण है, ये विवरण नहीं है, वितरण है, सॉरी, वितरण में सुविधा प्रदान करना, लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करना। और कारीगर है जो भी हस्तशिल्प या फिर हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जिनके भी जो भी कारीगर हैं उनके उत्पादों के वितरण में सुविधा प्रदान करने का कार्य कौन कर रहा है? राजसिको, जिसकी स्थापना जून 1961 में हुई थी। राजसिको के द्वारा शुष्क बंदरगाहें स्थित किए गए हैं। शुष्क बंदरगाह क्या होता है? शुष्क बंदरगाह, बंदरगाह तो होता है जहां पे समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े पोर्ट्स होते हैं उनको बंदरगाह कहते हैं। शुष्क बंदरगाह कहते हैं कि जहां पे समुद्र नहीं, स्थल भाग पे बड़े बड़े कार्गो या कंटेनर डिपो स्थापित किए जाते हैं, उनको शुष्क बंदरगाह कहते हैं, जिनको इनलैंड कंटेनर डिपो भी कहते हैं। इनलैंड मतलब लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, इनलैंड कंटेनर डिपो।
कहां कहां पे राजस्थान में? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी अलवर में। 4 शुष्क बंदरगाह है राजस्थान के अंदर, राज सिखों के द्वारा बनवाए हुए हैं। कितने? 4 शुष्क बंदरगाह। कहां कहां पे है? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी में। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स वायुयान से उत्पादों का एक जगह से दूसरी जगह भेजना या निर्यात करना, तो वायुयान से कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो कहां पे है? सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर में। कहां पे है? सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर में। और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भवन बनाया गया है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भवन, वो है मानसरोवर जयपुर में, मानसरोवर जयपुर में। और राजस्थली विक्रय केंद्र, हस्तशिल्प उत्पाद उनके विक्रय हेतु राजस्थली विक्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थली विक्रय केंद्र राज सिखों के द्वारा बनवाए हुए हैं। जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता में। राज्य में भी है, राज्य से बाहर भी है। जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता। कहां कहां पे है? जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता। एक बार राशि को वापस देखें। स्थापना हुई थी जून 1961 में। उद्देश्य है लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करना, लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करना तथा कारीगरों के उनके उत्पादों के वितरण में सुविधा प्रदान करना। इसके द्वारा शुष्क बंदरगाह बनवाए गए हैं, इनलैंड कंटेनर डिपो जिन्हें कहते हैं, वो कहां कहां पे हैं? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी में। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां है? सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भवन कहां है? मानसरोवर जयपुर में। राजस्थली विक्रय केंद्र कहां कहां है? जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता। अब आगे चलते हैं। आरएफसी, राजस्थान वित्त निगम। राजस्थान वित्त निगम स्थापना हुई है 1955 में। उद्देश्य है एमएसएमई इकाइयों को, एमएसएमई इकाइयों को औद्योगिक परियोजना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। एमएसएमई इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना औद्योगिक परियोजनाओं हेतु। यह अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाता है। आरएफसी कितने रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाता है? 20 करोड़ रुपए तक का। अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये तीनों स्टेटमेंट याद करने। स्थापना 1955 में हुई है। एमएसएमई औद्योगिक इकाइयों की परियोजना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। और कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं? 20 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है आरएफसी के द्वारा। रिको पढ़ लिया, राजसी को पढ़ लिया और आरएफसी। 1955 में स्थापना, डेट याद रखनी है ये 1955। फिर कुछ योजनाएं हैं। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, युवाओं को उद्योगों में भागीदारी बढ़ावा देने के लिए युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। कब? वर्ष 2013-14 में। युवाओं की उद्योगों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई 2013-14 में। इसका उद्देश्य है औद्योगिकरण में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। इसमें है 1.50 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इसमें 1.5 करोड़ रुपए तक की ऋण सीमा पर 6% ब्याज अनुदान है। 1.5 करोड़ रुपए तक की ऋण सीमा पर 6% ब्याज अनुदान है युवाओं को। और युवाओं की मैक्सिमम एज कितनी है? 45 वर्ष। 45 वर्ष। कोई भी युवा अगर उद्योग लगाना चाहता है या फिर उद्योग क्षेत्र में आगे उसको प्रोत्साहन करने के लिए वर्ष 2013-14 में युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना चालू की गई, जिसका उद्देश्य है युवाओं की उद्योगों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए। इसके अंदर 150 करोड़ रुपए तक की ऋण सीमा पर 6% ब्याज अनुदान होता है और युवा की उम्र मैक्सिमम होनी चाहिए 45 वर्ष। आगे चलते हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डीएमआईसी। डीएमआईसी के बारे में आपको देखना है। डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1504 किलोमीटर। डीएमआईसी की टोटल लंबाई है 1504 किलोमीटर। और यह कहां से शुरू होता है? दादरी उत्तर प्रदेश से लेके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक, जेएलएन पोर्ट मुंबई तक। दादरी यूपी से शुरुआत होती है डीएमआईसी की, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक।
इसका राजस्थान में 38% भाग है। डीएमआईसी का 38% भाग राजस्थान में, 1504 का 38% भाग राजस्थान में है। डीएमआईसी कुल 6 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है। 6 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश से, या फिर 6 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है, या इसका संक्रमण क्षेत्र 6 राज्यों में फैला हुआ है। यह किसकी सहायता से बनाया गया डीएमआईसी? जापान की सहायता से। एक एक फैक्ट काम का है सब। कुल लंबाई है 1504। दादरी उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक है। 38% भाग राजस्थान में है, 6 राज्यों में है, 1 केंद्र शासित प्रदेश में है। सहायता की गई जापान के सहयोग से बनाया गया। अब डीएमआईसी के अंदर दो निवेश क्षेत्र हैं, 2 निवेश क्षेत्र और 3 औद्योगिक क्षेत्र। इनको याद रखना है, खुसखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराना में पहला निवेश क्षेत्र, दूसरा है अजमेर किशनगढ़ में। ये 2 निवेश क्षेत्र हैं। औद्योगिक क्षेत्र है जोधपुर, पाली, मारवाड़, जयपुर, दौसा, राजसमंद, भीलवाड़ा। इनको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि निवेश क्षेत्र है 2, खुसखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराना। एक ही जिले के स्थान है, इसमें एक ही जिले का नाम आता है, या फिर एक ही जिले के अलग अलग स्थान है। एक ही जिले के अलग अलग स्थान, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना और अजमेर और किशनगढ़। एक ही जिले के विभिन्न स्थानों के नाम आते हैं, उसमें तो निवेश क्षेत्र है। याद रखने की एक ऐसे ट्रिक है कि एक ही जिले के अलग अलग जगहों के नाम आते हैं, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना, अजमेर और किशनगढ़। किशनगढ़ भी अजमेर में है, तो दोनों एक ही जिले के हुए। तो यह है निवेश क्षेत्र। और औद्योगिक क्षेत्र है, वो है अलग अलग जिलों में। इसके अंदर अलग अलग जिलों के नाम आएगा। जैसे पहले वाले में जोधपुर और पाली अलग अलग आ गया, दूसरे में जयपुर और दौसा अलग अलग आ गया, तीसरे में राजसमंद और भीलवाड़ा अलग अलग आ गया। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, निम्न में से डीएमआईसी के तहत निवेश क्षेत्र है, 3 ये दे दिया, 1 ये दे दिया। तो इसकी पहचान ऐसे ही करनी है कि एक ही जिले के अलग अलग जगहों के नाम दे रखे हैं, तो वो है निवेश क्षेत्र, और अलग अलग जिलों के नाम दे रखे हैं, तो वो है औद्योगिक क्षेत्र। तो ये डीएमआईसी है। डीएमआईसी क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसकी कुल लंबाई है 1504 किलोमीटर। दादरी यूपी से शुरू होता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक है। 38% भाग राजस्थान में है, 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है। सहायता की हुई है जापान के सहयोग से बना हुआ है। निवेश क्षेत्र है खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना, अजमेर, किशनगढ़, एक ही जिले के विभिन्न भाग। औद्योगिक क्षेत्र है अलग अलग जिलों में, जोधपुर, पाली, जयपुर, दौसा, राजसमंद, भीलवाड़ा। अब डीएमआईसी में आगे है जोधपुर, पाली, मारवाड़। औद्योगिक क्षेत्र है, नाम से ही पता चल गया, अलग अलग जिलों में। जोधपुर, पाली, मारवाड़ को 12 अक्टूबर 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया और इसकी जिम्मेदारी रिको को सौंप दी गई। डीएमआईसी के अंदर औद्योगिक क्षेत्र है जोधपुर, पाली, मारवाड़। इसको 12 अक्टूबर 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया और इसकी जिम्मेदारी रिको को सौंप दी गई। दूसरा है जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में 12 अक्टूबर 2020 को जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में 12 अक्टूबर 2020 को इसके अंदर 3 स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। 3 स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी की स्थापना की गई राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की। कब की गई? 15 मार्च 2022 को। जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के अंदर विकास प्राधिकरण के रूप में तो 12 अक्टूबर 2020 को, और 3 स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना 15 मार्च 2022 को। राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016, राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 डीएमआईसी क्षेत्र में एक विशेष कानून लागू किया गया 26 अप्रैल 2016 को। कौन सा कानून है? राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016। राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 डीएमआईसी क्षेत्र में एक विशेष कानून लागू किए गए हैं। 26 अप्रैल 2016 को अधिसूचित किया गया। फिर इसमें आगे है भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप।
भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप अलवर जिले की बहरोड, मुंडावर, नीमराना, कोट कासिम और तिजारा तहसील के 363 गांवों को शामिल किया गया है। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप में अलवर जिले की बहरोड, मुंडावर, नीमराना, कोट कासिम और तिजारा तहसील के 363 गांवों को शामिल किया गया है। किसमें? भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप में, डीएमआईसी के तहत। फिर 22 फरवरी को एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की गठन किया गया। कहां पे? भिवाड़ी में, भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण कब गठित किया गया? 22 फरवरी 2018 को, 22 फरवरी 2018 को। अब डीएमआईसी को आपको एक बार मैप के रूप में दिखा देते हैं। यह है डीएमआईसी अपना, दादरी यूपी से शुरू होता है, दादरी यूपी से शुरू होता है। फिर इसके बाद हरियाणा, हरियाणा से होते हुए राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र होते हुए जेएलएन पोर्ट मुंबई तक जाता है। इसके अंतर्गत 6 राज्य कौन कौन से हैं? पहला यूपी हो गया, दूसरा हरियाणा हो गया, तीसरा राजस्थान हो गया, चौथा एमपी हो गया, पांचवा गुजरात हो गया, छठा महाराष्ट्र हो गया और एक केंद्र शासित प्रदेश खुद दिल्ली। तो ये 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। जो ये येलो लाइन दिख रही है ये पूरा इसका डीएमआईसी का क्षेत्र है, लेकिन ये जो मेन रोड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निकल रहा है वो यहां तक है। इसके आसपास भी इसके क्षेत्र हैं जिनमें औद्योगिक निवेश क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई है। ये एक बार मैप देख लें आप डीएमआईसी का। फिर आगे है खादी एवं ग्रामोद्योग। खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना कब की गई? 1955 में। और इसका मुख्यालय कहां है? जयपुर में। खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना हुई है 1955 में, मुख्यालय है जयपुर में। इसके द्वारा योजना चलाई जा रही है कौन सी? खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। नाम से ही स्पष्ट है, खादी कामगारों को आर्थिक प्रोत्साहन देना। कब शुरू की गई? 13 जुलाई 2022 से। खादी ग्रामोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना 13 जुलाई 2022 से स्टार्ट की गई है, जिसका उद्देश्य है कामगारों को पर्याप्त पारिश्रमिक, कारीगरों को पर्याप्त पारिश्रमिक एवं राज्य में खादी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चालू की गई? खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना, खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा। फिर आगे एक आता है कारखाना एवं बॉयलर्स डिपार्टमेंट। इसका मुख्य कार्य है कारखाना अधिनियम 1948, बॉयलर अधिनियम 1923, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1956 के प्रावधानों को लागू करना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इको सर्वे में था तो ये आपको लिख दिया गया है। फिर अपने आता है राजस्थान में खनन क्षेत्र, खनिज का, कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज हैं, कितने प्रकार के खनिजों का खनन होता है, कौन कौन से प्रमुख उत्पादक है, कौन से जिनका 100% उत्पादन किया जाता है, कौन से में अग्रणी उत्पादक है राजस्थान में। तो खनिज के अंदर देखते हैं कि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है। कितने प्रकार के? 81 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है और खनन अभी है 58 प्रकार के खनिजों का। 81 प्रकार के तो खनिज हैं राजस्थान में और खनन किया जा रहा है 58 प्रकार के। ये याद रखना है, 81, 58, 81, 58, 81, 58, 81, 58। फिर इसके अंदर है कि राजस्थान के अंदर एकमात्र उत्पादकता, मतलब राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जो निम्न खनिजों की उत्पादकता रखता है। वो कौन कौन से हैं? सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट 3 ऐसे खनिज हैं जो पूरे भारत में केवल राजस्थान में उत्पादित किए जाते हैं। एकमात्र उत्पादकता का मतलब है 100%, पूरा उत्पादन केवल राजस्थान से। कौन कौन से खनिज हैं? सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। फिर है राज्य में लगभग पूरा उत्पादन, लगभग का मतलब है 90% प्लस उत्पादन। देश का 90% प्लस उत्पादन राज्य कौन कौन से खनिजों में करता है? चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का। एकमात्र उत्पादकता में भी 3 खनिज हैं,
लगभग पूरा उत्पादन 90% प्लस वालों में भी 3 है। एकमात्र उत्पादकता में 3 खनिज है, सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। कौन कौन से? सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। लगभग पूरा उत्पादन में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम। चांदी, कैल्साइट और जिप्सम। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से खनिजों का प्रमुख उत्पादक है? इसके अंदर है बोल क्ले, फास्फोराइट, ओकर जिसको गेरू भी कहते हैं, स्टेटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले। क्ले का मतलब मिट्टी, बोल क्ले, फास्फोराइट, ओकर जिसे गेरू भी कहते हैं, स्टेटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले। इनका राज्य प्रमुख उत्पादक है देश के अंदर। प्रमुख उत्पादक बोल क्ले, फास्फोराइट, ओकर, गेरू, स्टेटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले। फिर ये देश में प्रमुख स्थान कौन कौन से खनिज ऐसे हैं जिनके अंदर राजस्थान देश में प्रमुख स्थान रखता है? तो आयामी एवं सजावटी पत्थर। कौन से पत्थर? आयामी एवं सजावटी पत्थरों में देश में प्रमुख स्थान है। फिर है अपना संगमरमर, मकराना वाला संगमरमर, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट। ये 4 प्रकार के खनिज है जिनके अंदर प्रमुख स्थान रखता है देश में। आयामी एवं सजावटी पत्थर, संगमरमर, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट। और राजस्थान अग्रणी उत्पादक है लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन में कौन कौन से लाइमस्टोन का? सीमेंट ग्रेड एवं स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का अग्रणी उत्पादक है। ये कुछ राजस्थान के खनिज हैं जिनमें एक बार वापस देखें, एकमात्र उत्पादकता 100% देश का राजस्थान में उत्पादित होता है। कौन कौन से में? सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट में। राज्य लगभग पूरा उत्पादन करता है 90% प्लस। किस में? चांदी, कैल्साइट और जिप्सम में। प्रमुख उत्पादक किसमें है? बोल क्ले, फास्फोराइट, ओकर जिसे गेरू भी कहते हैं, स्टेटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले में। अग्रणी उत्पादक है सीमेंट ग्रेड एवं स्टील ग्रेड। ये दोनों लाइमस्टोन की कई प्रकार हैं। सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन में अग्रणी उत्पादक है। देश में प्रमुख स्थान किसमें है? आयामी एवं सजावटी पत्थरों में, संगमरमर और सैंडस्टोन, ग्रेनाइट। आयामी एवं सजावटी पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन में। आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास। राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, इसकी स्थापना की गई 15 सितंबर 2020 में। स्थापना कब की गई? 15 सितंबर 2020 में। इसका मुख्य कार्य क्या है? खान एवं भूविज्ञान का सुदृढ़ीकरण। खान एवं भूविज्ञान, खानों और भूविज्ञान का सुदृढ़ीकरण, खनिजों का पूर्वेक्षण, अन्वेषण, खनिजों का अन्वेषण, विभागों का सुदृढ़ीकरण, तकनीकी नवाचार और तकनीकी परामर्श, लॉजिस्टिक सपोर्ट और खनिज व्यवसाय का विकास करना। राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास की स्थापना की गई 15 सितंबर 2020 में। कब? 15 सितंबर 2020 में। क्यों की गई? तो खान एवं भूविज्ञान का सुदृढ़ीकरण हेतु, खनिजों के पूर्वेक्षण हेतु, अन्वेषण हेतु, विभागीय सुदृढ़ीकरण हेतु, तकनीकी नवाचार उत्पन्न करने, तकनीकी परामर्श लेना है, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, खनिज व्यवसाय का विकास करना हो, इस हेतु स्थापना की गई राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास की 15 सितंबर 2020 में। फिर है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। ये सभी राजस्थान के सभी 33 जिलों में, अभी तो 50 हो गए हैं, तो ये इको सर्वे में 33 जिले लिखे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट राजस्थान के सभी 33 जिलों में संचालित है। राजस्थान के सभी जिलों में संचालित है। कार्य क्या है? खनन कार्य से प्रभावित जिले और व्यक्ति क्षेत्र के हितों और लाभों के लिए। खनन कार्य से प्रभावित जिलों से मतलब है कि जहां पे खनन, कोई भी खनिज का खनन होता है तो वहां बहुत सारी प्रदूषण वगैरह होते हैं, उनसे प्रभावित जिले, व्यक्ति और क्षेत्र के हित और लाभों के संरक्षण के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट कार्य कर रहा है। वो कहां पे है? अभी राजस्थान के सभी जिलों में है। फिर है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड, RSMML। इसकी स्थापना हुई 30 अक्टूबर 1974। मुख्यालय कहां है? उदयपुर में। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, RSMML, स्थापना हुई 30 अक्टूबर 1974 को। मुख्यालय है उदयपुर में। उद्देश्य क्या है इसका? लागत प्रभावी तकनीक का प्रयोग करते हुए। लागत प्रभावी का मतलब है
लागत प्रभावी का मतलब है कि वास्तविक खर्च, एक्स्ट्रा खर्च नहीं। लागत प्रभावी तकनीक का प्रयोग करते हुए खनिज संपदा का, लागत प्रभावी तकनीक का प्रयोग करते हुए खनिज संपदा का आधुनिक तकनीक से दोहन करना, आधुनिक तकनीक से दोहन करना। आरएसएमएमएल के अंदर 4 गतिविधियां संचालित है, जिसमें स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर, 4 सेंटर बनाए गए हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर 4 खनिजों के बनाए गए हैं। कौन कौन से के? पहला है रॉक फास्फेट का, कहां पे? जामरकोटड़ा उदयपुर में। रॉक फास्फेट का उत्पादन भी वहीं होता है, जामरकोटड़ा उदयपुर में। फिर जिप्सम, जिप्सम का कहां पे है? बीकानेर में। जिप्सम का उत्पादन भी सर्वाधिक बीकानेर ही है, तो जिप्सम में बीकानेर। लाइमस्टोन पत्थर का जोधपुर में, लाइमस्टोन का जोधपुर में। याद रखने लायक ये एक है लिग्नाइट, लिग्नाइट का सेंटर कहां पे बनाया हुआ है? जयपुर में। ये याद रखना है, ये एक अलग सेंटर बना हुआ है। रॉक फॉस्फेट का सेंटर है जामरकोटड़ा उदयपुर में, जिप्सम का है बीकानेर में, लाइमस्टोन का है जोधपुर में, लिग्नाइट का है जयपुर में। 4 आरएसएमएमएल के द्वारा 4 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर बनाए हैं। रॉक फास्फेट का जामरकोटड़ा उदयपुर में, जिप्सम का बीकानेर में, लाइमस्टोन का जोधपुर में, लिग्नाइट का जयपुर में। अब आगे चलते हैं खनिज के अंदर। तो प्राकृतिक तेल एवं गैस, प्राकृतिक तेल एवं गैस, इसके अंदर भारत है वो विश्व का कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। विश्व में जितना भी कच्चा तेल यूज में लिया जाता है उसके अंदर तीसरे नंबर पे भारत आता है। सबसे ज्यादा यूएसए में, दूसरा चीन में। सर्वाधिक कच्चा तेल यूएसए में यूज में लिया जाता है, दूसरा है चाइना और तीसरा है अपना भारत। विश्व का लगभग 5.3% कच्चा तेल भारत में खपत होता है। कितना? 5.3%। और भारत कुल उपभोग का लगभग 12.6% उत्पादन करता है। भारत में जितना भी तेल यूज में लिया जाता है, कच्चा तेल उपभोग किया जाता है, जैसे 100% उपभोग किया जाता है तो उसका 12%, 12.5%, लगभग 12.5% उत्पादित किया जाता है। बाकी सारा का सारा आयातित किया हुआ है कच्चा तेल। अब 12.6% उत्पादन के अंदर राजस्थान का योगदान है 14.95%। अब भारत में जितना भी उत्पादित होता है उसके अंदर राजस्थान 14.95%, लगभग 15% योगदान देता है, लगभग 15%। भारत के कुल उत्पादन में, कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग 14.95% है। राज्य में 4 बेसिन बने हुए पेट्रोल के, राज्य में 4 पेट्रोल के बेसिन बने हुए, कौन कौन से हैं? बाड़मेर सांचौर बेसिन, पहला है बाड़मेर सांचौर बेसिन। इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं? बाड़मेर, सांचौर और जालोर। बाड़मेर, सांचौर और जालोर जिले हैं। कच्चे तेल के 4 बेसिन बने हुए हैं, बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, विंध्यन बेसिन। पहला है बाड़मेर सांचौर बेसिन, इसके अंतर्गत बाड़मेर, सांचौर और जालोर जिले हैं। जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर जिला, बीकानेर नागौर बेसिन में बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिला। बीकानेर नागौर बेसिन में कौन कौन से हैं? बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। विंध्यन बेसिन के अंदर कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़, हाड़ौती प्लस इन चारों का हाड़ौती हो गया। विंध्यन बेसिन में हाड़ौती वाला पूरा क्षेत्र प्लस भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा है। विंध्यन बेसिन में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ प्लस भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा। एक बार वापस देखो, 4 बेसिन है, पेट्रोलिफेरस बेसिन बने हुए हैं। पहला है बाड़मेर सांचौर बेसिन, जिसके अंदर बाड़मेर, सांचौर और जालोर जिले शामिल हैं। फिर है जैसलमेर बेसिन, जिसके अंतर्गत जैसलमेर अकेला जिला है। फिर है बीकानेर नागौर बेसिन, जिसमें बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले। फिर विंध्यन बेसिन में हाड़ौती प्लस भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, हाड़ौती प्लस भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़।
हाड़ौती के चारों जिले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। फिर मुख्य विकास गतिविधियां हैं खनिज के अंदर। मुख्य विकास गतिविधियां मंगला तेल क्षेत्र है राजस्थान में। मंगला तेल क्षेत्र है जिसके खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन 29 अगस्त 2009 से शुरू हो गया। कब से? 29 अगस्त 2009 से प्रारंभ है। वर्तमान में मंगला के जैसे 16 क्षेत्र है जहां से तेल का उत्पादन किया जा रहा है। मंगला के जैसे 16 क्षेत्र है जहां से कच्चे तेल का उत्पादन किया जा रहा है। और लगभग कितना उत्पादन किया जा रहा है? 79,000 से 81,000 बैरल्स। एक बैरल्स में 158.987 लीटर ऑयल होता है। 158.987 लीटर कच्चा तेल होता है। राजस्थान में 16 क्षेत्रों से तेल उत्पादित किया जा रहा है वर्तमान में। मंगला तेल से 29 अगस्त 2009 को प्रारंभ किया गया उत्पादन। फिर अपने राजस्थान में रिफाइनरी। राजस्थान में रिफाइनरी अब क्लास लंबी नहीं है, थोड़ी सी है तो देख लें। रिवीजन चल रहा है, लगभग पढ़ा हुआ तो है ही सबका, तो एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। थोड़ी सी बची है बस, अब तो 1-2 पेज और हैं। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, इसके अंदर साझेदारी है HPCL और राजस्थान सरकार की। HPCL की 74% साझेदारी भाग है और 26% राजस्थान सरकार का है। राजस्थान रिफाइनरी के अंदर साझेदारी है HPCL और राजस्थान की 74% HPCL का और राजस्थान का 26%। अपनी रिफाइनरी की क्षमता कितनी है? राजस्थान रिफाइनरी की क्षमता है 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता है। राजस्थान रिफाइनरी की क्षमता कितनी है? 9 मिलियन टन वार्षिक। और रिफाइनरी के साथ क्या बनाया हुआ है? पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। एकमात्र ऐसी रिफाइनरी है जिसके अंतर्गत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी साथ में की गई है। इसका शुभारंभ कब हुआ रिफाइनरी का? 16 जनवरी 2018 को। 16 जनवरी 2018 को वर्तमान पचपदरा जिले में। वर्तमान कौन सा जिला है? वर्तमान पचपदरा जिला बालोतरा में। पहले बाड़मेर में था पचपदरा, तो अब बालोतरा में। शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को पचपदरा, वर्तमान बालोतरा जिले में। वर्तमान बालोतरा जिले में। लागत कितनी है टोटल? 72,937 करोड़। कितनी है? 72,937 करोड़। रिफाइनरी की लागत है 72,937 करोड़। 2:1 के ऋण इक्विटी अनुपात पर वित्त पोषित है। 2 का ऋण है और 1 इक्विटी के रूप में निवेश किया गया है, तो अनुपात पर वित्त पोषित है। यह रिफाइनरी पहली रिफाइनरी है जो BS6 मानक पर आधारित है। BS6 मानक पर आधारित रिफाइनरी है अपनी पहली, जो BS6 मानक के उत्पादों का उत्पादन करेगी। देश की प्रथम ऐसी रिफाइनरी है जिसमें रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की भी स्थापना की गई। राजस्थान रिफाइनरी एक बार वापस देखो कि साझेदारी है HPCL और राजस्थान सरकार की। HPCL और राजस्थान सरकार की। HPCL का हिस्सा है 74%। बहुत बार पूछ लिया गया है, दोनों का भागीदारी दोनों की पूछ ली गई है। साझेदारी 74-26 का है। 74-26। राजस्थान सरकार की 26% हिस्सेदारी, HPCL की 74%। अपनी रिफाइनरी की क्षमता है 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता है। 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता है। रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स शुभारंभ हुआ था 16 जनवरी 2018 को। 16 जनवरी 2018 को कहां पे? पचपदरा, वर्तमान बालोतरा जिला में। पचपदरा, वर्तमान बालोतरा जिला में। परियोजना की लागत है 72,937 करोड़। 72,937 करोड़। यह रिफाइनरी BS6 मानकों के उत्पादों का उत्पादन करेगी। BS6 मानकों के उत्पादों का उत्पादन करेगी और देश की पहली ऐसी रिफाइनरी है जिसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना साथ में की गई है। यह है अपने श्रम। न्यूनतम मजदूरी दरें हैं जो इको सर्वे में 1 जुलाई 2021 की दे रखी है, लेकिन वर्तमान में 1 जुलाई 2023 है। यहां पे 2023 के अनुसार भी जारी हो गई है।
राजस्थान की न्यूनतम मजदूरी दरें, यह भी ध्यान में रखना है। इको सर्वे के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दर है 259। इसके अंदर मजदूर को 4 कैटेगरी में बांटा गया। पहला है एक कुशल, दूसरा है अर्ध कुशल, तीसरा है कुशल और चौथा है उच्च कुशल। एक कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी इको सर्वे में दे रखी है 259 रुपए, अर्ध कुशल की दे रखी है 271 रुपए, कुशल की दे रखी है 283 रुपए, उच्च कुशल की दे रखी है 333 रुपए। अपने को यह याद करनी है 1 जनवरी 2023 से नई दरें लागू हो गई है। कौन सी हुई है? एक कुशल की 285, अर्ध कुशल की 297, कुशल की 309 और उच्च कुशल की 359। कितनी? 359। एक की याद कर लो, बाकी की मैं याद करवा दूंगा। ये याद कर लो एक कुशल की, एक कुशल की याद कर लो कितनी है? 285। कितनी है? 285। अब 285 के अंदर 12 ऐड कर दो प्लस 12 तो आ जाएगी अर्ध कुशल की। अर्ध कुशल की कितनी है? 297। अपने को एक ही याद करनी है आपको केवल। एक कुशल की कितनी है? 285। उसमें 12 ऐड करोगे तो किसकी आ जाएगी? अर्ध कुशल की 297। अब 297 में 12 ऐड करो तो आ जाएगी कुशल की। 297 में 12 ऐड की है तो किसकी आ गई? कुशल की। और कुशल के अंदर 50 ऐड कर दो बराबर 50 ऐड करते ही उच्च कुशल की आ जाएगी। न्यूनतम मजदूरी दरें 1 जनवरी 2023 के अनुसार एक याद कर लो खाली, एक कुशल की कैटेगरी याद रखो क्रमशः एक कुशल, अर्ध कुशल, कुशल और उच्च कुशल। एक कुशल की याद करनी है 285। 285 में 12 ऐड किया 297 किसकी है? अर्ध कुशल की। अर्ध कुशल के अंदर 12 ऐड किया 309 किसकी है? कुशल की। 309 में ऐड किया 50 किसकी आ गई? उच्च कुशल की। याद करो, देखिए एक बार न्यूनतम मजदूरी दरें 1 जनवरी 2023 के अनुसार 4 कैटेगरी है, एक कुशल, अर्ध कुशल, कुशल और उच्च कुशल। एक कुशल, अर्ध कुशल, कुशल और उच्च कुशल। तो एक कुशल की याद कर लो 285। इसके अंदर फिर 12 12 50 जोड़ देना, 12 12 50। 285 में 12 जोड़ा 297, अर्ध कुशल की आ गई। अर्ध कुशल में 12 जोड़ा 309, कुशल की आ गई। 309 में 50 जोड़ा उच्च कुशल की आ गई। ठीक है, इसके साथ ही फिर अपने थोड़ी सी और बची हुई है राजस्थान की औद्योगिक नीतियां। राजस्थान की औद्योगिक नीतियां भी देख लेते हैं। कौन सी? इसमें राजस्थान की औद्योगिक नीतियां। राजस्थान के अंदर आज तक कौन कौन सी औद्योगिक नीतियां, कितनी नीतियां जारी हो गई है, नवीनतम नीति कौन सी है, कौन सी एमएसएमई पॉलिसी है। तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम औद्योगिक नीति जारी की गई 1978 में। कब? 1978 में। यह अपनी फर्स्ट पॉलिसी है। कौन सी है? फर्स्ट, पहली पॉलिसी है 1978। राजस्थान की फर्स्ट औद्योगिक नीति। राजस्थान की फर्स्ट औद्योगिक नीति 1978 में जारी की गई। फिर आगे 1991, 1999, 1998, 2010 इनको याद करो तो ठीक है। लेकिन ये याद रखना राजस्थान में आज तक टोटल 6 औद्योगिक नीतियां जारी की गई। वर्तमान और नवीनतम औद्योगिक नीति जारी की गई 1 जुलाई 2019 को। नवीनतम औद्योगिक नीति है 1 जुलाई 2019 को नवीनतम औद्योगिक नीति जारी की गई। टोटल कितनी औद्योगिक नीतियां हैं? 6। पहली कब जारी की गई? 1978 को फर्स्ट नीति जारी की गई
औद्योगिक नीति पहली कब है? 1978। टोटल 6 है, 6 की 6 डेट याद ना रखो तो पहली और लेटेस्ट की याद रखनी है। पहले वाली 1978, लेटेस्ट है 1 जुलाई 2019। नवीनतम औद्योगिक नीति, नवीनतम औद्योगिक नीति कब है? 1 जुलाई 2019 को। फिर है एमएसएमई पॉलिसी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज पॉलिसी। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज पॉलिसी पहले थी 20 नवंबर 2015 की, जो अभी वर्तमान में कौन सी है? न्यू पॉलिसी राजस्थान की एमएसएमई लेटेस्ट पॉलिसी है, जो जारी की गई 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर 2022 को नई एमएसएमई पॉलिसी जारी की गई। औद्योगिक नीतियां एक बार फिर से देख लो, इंपॉर्टेंट है कि अभी तक टोटल राजस्थान में 6 औद्योगिक नीतियां जारी कर दी गई है। पहली औद्योगिक नीति 1978 में जारी की गई, फिर 1991 में, फिर 1994, फिर 1998 और 5वीं 2010 और छठी और लेटेस्ट 1 जुलाई 2019 को औद्योगिक नीति जारी की गई। न्यू और नई और लेटेस्ट एमएसएमई पॉलिसी 17 जुलाई 2022 को। लेटेस्ट और नवीनतम एमएसएमई पॉलिसी कब जारी की गई? 17 जुलाई 2022 को। ये थी अपनी औद्योगिक नीतियां। इसके आगे अपन पढ़ते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, सेज पढ़ते हैं। इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राज्य में सेज कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये पढ़ा भी है अपने अभी थोड़ी सी देर पहले, रिको के द्वारा। सेज कार्यक्रम कौन चला रहा है? रिको। अब राज्य में कौन कौन से सेज है और कौन सा सेज किस क्षेत्र से संबंधित है वो देखते हैं। पहला सेज है बोरनाडा सेज। बोरनाडा सेज कहां पे है? जोधपुर में। बोरनाडा सेज जोधपुर में। यह है गवार गम के लिए। गवार गम जानते हो? गवार गम और हैंडीक्राफ्ट के लिए कहां पे है? जोधपुर में। गवार गम होता है, गवार होता है, गवार का ऊपरी जो छिलका उतारा जाता है, जिसको ऑलमोस्ट पेट्रोलियम पाइपलाइनों के अंदर लेप के रूप में यूज किया जाता है गवार गम को। ये कहां पे? बोरनाडा सेज गवार गम हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र से संबंधित है और जोधपुर में स्थित है बोरनाडा सेज। फिर दूसरा है सीतापुरा। सीतापुरा के अंदर आपको अभी पढ़ाया था थोड़ी सी देर पहले, जेम्स एंड ज्वेलरी के 2 सेज हैं, पहला और दूसरा, दोनों ही कहां पे हैं? सीतापुरा में। जेम्स एंड ज्वेलरी के कहां पे है? जयपुर में। फिर है महिंद्रा सेज। महिंद्रा सेज आईटी और हैंडीक्राफ्ट का है। आईटी और हैंडीक्राफ्ट, आईटी और हैंडीक्राफ्ट का कहां पे है? जयपुर में। महिंद्रा सेज कहां पे है? जयपुर में। फिर सोमानी सेज। सोमानी सेज है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। सोमानी सेज किसका है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। कहां पे है? अलवर में। सोमानी सेज कहां है? अलवर में। किस क्षेत्र से संबंधित है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्षेत्र से संबंधित है। फिर है आरएनबी। आरएनबी सेज। आरएनबी सेज ये किस क्षेत्र से संबंधित है? टेक्सटाइल। टेक्सटाइल से संबंधित है और कहां पे है? बीकानेर में। कहां पे है? बीकानेर में। और राजस्थान में एक प्रस्तावित सेज है वाटिका, किससे संबंधित है? आईटी से। कहां पे है? जयपुर में। ये राजस्थान के अंदर 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे जिनका क्रियान्वयन रिको द्वारा है। मतलब कि रिको द्वारा इनको चलाया जा रहा है, कार्यक्रम रिको के द्वारा चलाए गए हैं। पहला है बोरनाडा सेज गवारगम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित, जो जोधपुर में है। दूसरा है महिंद्रा सेज, जेम्स एंड ज्वेलरी के यहाँ पे दो सेज हैं, वो हैं जयपुर में। सॉरी, सीतापुरा सेज। सीतापुरा सेज जेम्स एंड ज्वेलरी का है, जयपुर में 2 सेज हैं। फिर तीसरा है महिंद्रा सेज। महिंद्रा सेज है आईटी और हैंडीक्राफ्ट का, कहां पे है? जयपुर में। फिर सोमानी सेज है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, अलवर में। आरएनबी सेज है टेक्सटाइल का। आरएनबी किसका है? टेक्सटाइल का, और कहां पे है? बीकानेर में। वाटिका सेज राजस्थान में प्रस्तावित है आईटी क्षेत्र से संबंधित। आईटी क्षेत्र से संबंधित जो कहां पे है? जयपुर में। वाटिका सेज कहां है? जयपुर में। इसके बाद एक राजस्थान में औद्योगिक पार्क और कॉम्प्लेक्स कहां बने हुए हैं, कौन सा पार्क कहां है वो देखते हैं। नए जिलों के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं आपके पास। जापानी पार्क। जापानी पार्क कहां है? नीमराणा, गिलोट, कौन से जिले में? कोटपुतली, बहरोड में। जापानी पार्क नीमराणा, गिलोट, कोटपुतली, बहरोड में। कोरियन पार्क बना हुआ है नीमराणा, गिलोट में। नीमराणा, गिलोट, कोटपुतली, बहरोड में। सिरेमिक पार्क बना हुआ है गिलोट और खारा, बीकानेर में। सिरेमिक पार्क कहां पे है?
गिलोट में और खारा बीकानेर में। एग्रो फूड पार्क 4 अभी पढ़े थे, कोटा, जोधपुर, गंगानगर और अलवर में। कोटा, जोधपुर, गंगानगर और अलवर में क्या है? 4 एग्रो फूड पार्क। मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में, यह राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है। रूपनगढ़ अजमेर में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है। इसको 2018 में बनाया गया। कब? 2018 में मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर। और 1-2 प्रस्तावित हैं, कहां पे? जोधपुर में और बीकानेर में। मेगा फूड पार्क कहां प्रस्तावित है? जोधपुर और बीकानेर में। मसाला या स्पाइसी पार्क, मसाला या स्पाइस पार्क कहां पे है? रामपुरा, मथानिया, जोधपुर में। मसाला पार्क यहां पे है क्योंकि यहां पे लाल मिर्ची होती है, मथानिया की लाल मिर्च फेमस है। तो मथानिया जोधपुर ग्रामीण में है, 2012 में है। और रामगंज मंडी कोटा में। मसाला या स्पाइस पार्क कहां पे है? रामपुरा, मथानिया जोधपुर में, रामगंज मंडी कोटा में। मसाला स्पाइस पार्क रामपुरा, मथानिया जोधपुर में और रामगंज मंडी कोटा में। एक बार वापस देख लो। जापानी पार्क है नीमराणा गिलोट, कोटपुतली बेरोड में। कोरियन पार्क है नीमराणा गिलोट में। सिरेमिक पार्क है गिलोट, खारा, बीकानेर में। एग्रो फूड पार्क 4 है राजस्थान के अंदर, कोटा, जोधपुर, अलवर और श्री गंगानगर में। मेगा फूड पार्क है रूपनगढ़ अजमेर में, राजस्थान का पहला है मेगा फूड पार्क। राज्य का पहला कब बना? 2018 में। प्रस्तावित कहां पे है? जोधपुर और बीकानेर में। मसाला या स्पाइसी पार्क कहां पे है? रामपुरा, मथानिया जोधपुर में, रामगंज मंडी कोटा में। दूसरा। फिर आगे चलते हैं। 7वां है स्टोन पार्क। सोन नहीं है, स्टोन है, स्टोन पार्क। स्टोन पार्क कहां पे है? पहला है बिश्नोदा धौलपुर में, मंडाना कोटा में, मंडोर जोधपुर में, मासलपुर करौली में और सिकंदरा दौसा में। 5 स्टोन पार्क कहां पे है? बिश्नोदा धौलपुर में, मंडाना कोटा में, मंडोर जोधपुर में, मासलपुर करौली में और सिकंदरा दौसा में। स्टोन पार्क कहां पे है? बिश्नोदा धौलपुर में, मंडाना कोटा में, मंडोर जोधपुर में, मासलपुर करौली में, सिकंदरा दौसा में। सूचना तकनीकी पार्क, सूचना एवं तकनीकी पार्क कहां पे है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर। सूचना एवं तकनीकी पार्क कहां पे है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अलवर में। ऊन कॉम्प्लेक्स कहां बना हुआ है? ऊन कॉम्प्लेक्स खारा, बीकानेर में। खारा, बीकानेर में। ब्यावर में, गोहना और नर्बदखेड़ा अजमेर में 2 जगह हैं, वहां पे ऊन कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। खारा बीकानेर में, ब्यावर में, गोहना और नर्बदखेड़ा अजमेर में। होजरी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है चौंपकी, खेरथल, तिजारा में। होजरी कॉम्प्लेक्स कहां है? चौंपकी, खेरथल, तिजारा में। और चमड़ा का कॉम्प्लेक्स कहां बना हुआ है? चमड़ा कॉम्प्लेक्स मानपुर, माचेड़ी, जयपुर ग्रामीण में है, मानपुर, माचेड़ी। फिर दूसरा है सीतापुरा, जयपुर में। तीसरा है भिवाड़ी, खेरथल, तिजारा में। एक बार वापस देख लो। स्टोन पार्क है बिश्नोदा धौलपुर में, मंडाना कोटा में, मंडोर जोधपुर में, मासलपुर करौली में, सिकंदरा दौसा में। सूचना एवं तकनीकी पार्क कहां पे है? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में और अलवर में। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर में क्या है? सूचना एवं तकनीकी पार्क। ऊन कॉम्प्लेक्स कहां पे है? खारा, बीकानेर में। यह तो याद ही रखना है। फिर दूसरा ब्यावर में, गोहना और नर्बदखेड़ा 2 जगह हैं अजमेर के अंदर, गोहना और नर्बदखेड़ा। फिर होजरी कॉम्प्लेक्स है चौंपकी, खेरथल, तिजारा जिले में, चौंपकी में। फिर चमड़ा कॉम्प्लेक्स है मानपुर, माचेड़ी, जयपुर ग्रामीण में, सीतापुरा, जयपुर में और भिवाड़ी, खेरथल, तिजारा में चमड़ा कॉम्प्लेक्स। फिर आगे देखते हैं अपेरल पार्क, परिधान पार्क। अपेरल पार्क को परिधान पार्क कहते हैं। अपेरल पार्क कहां पे है? महल, जयपुर में। महल गांव है जयपुर में। जगतपुरा से आगे जाते हैं तो थोड़ा सा वहां पे पड़ता है महल गांव, जयपुर। और करौल, भिवाड़ी में। अपेरल पार्क, परिधान पार्क कहां पे है? महल गांव, जयपुर ग्रामीण में, करौल, भिवाड़ी में। और साइबर पार्क कहां पे है? जोधपुर में। सॉफ्टवेयर पार्क है कनकपुरा, जयपुर में। कनकपुरा, जयपुर में। ये 3 पार्क हो रहे हैं। अपेरल पार्क महल गांव, जयपुर में, जयपुर ग्रामीण में, करौल, भिवाड़ी में, साइबर पार्क जोधपुर में, सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा, जयपुर में।
फिर आगे है कि राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार के कौन कौन से औद्योगिक उपक्रम कार्यरत हैं। राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार के कौन कौन से औद्योगिक उपक्रम कार्यरत है। तो पहला है सांबर साल्ट लिमिटेड। सांबर साल्ट लिमिटेड, खाली नाम और स्थापना देख लो, सांबर साल्ट लिमिटेड। सांबर साल्ट लिमिटेड कहां पे है? जयपुर में। सांबर साल्ट लिमिटेड कहां पे कार्यरत है? जयपुर में। 1964 में बना था। फिर दूसरा है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंशन कहां पे है? कोटा में। 1964 में बना था। रूस के सहयोग से इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए कोटा में बना था। क्या नाम है इसका? इंस्ट्रूमेंशन कोटा में 1964 में रूस के सहयोग से। मॉडर्न बेकरीज कहां पे है? जयपुर में। जयपुर में क्या है? मॉडर्न बेकरीज 1965 में बनी थी। ये सब केंद्र सरकार के औद्योगिक उपक्रम है। पहला सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर में, दूसरा इंस्ट्रूमेंशन कोटा में रूस के सहयोग से, तीसरा मॉडर्न बेकरीज जयपुर में, तीसरा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में। यहां से जिंक का उत्पादन होता है तो यहीं बनेगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां पे? देबारी उदयपुर में। 1966 में बना था। डेट याद रखो तो ठीक है, लेकिन यह याद रखना है कि कौन सा कहां पे कार्यरत है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तांबा सबसे ज्यादा कहां होता है? खेतड़ी साइड में, खेतड़ी में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में, यूएसए के सहयोग से। किसके सहयोग से? यूएसए के सहयोग से बना है क्या? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी, यूएसए के सहयोग से 1967 में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी अजमेर में। एचएमटी कहां पे है? अजमेर में। एचएमटी की पहली घड़ी भी आती थी जो बहुत फेमस थी। सांबर साल्ट लिमिटेड है केंद्र सरकार का औद्योगिक उपक्रम पहला, कहां पे है? जयपुर में। सांबर झील कहां है? जयपुर में। इंस्ट्रूमेंशन औद्योगिक उपक्रम है वो है कहां पे? कोटा में रूस के सहयोग से। मॉडर्न बेकरीज जयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी कहां पे है? अजमेर में। कहां पे है? अजमेर में 1967 में। यह लास्ट स्लाइड है आपकी, जिसमें अगला है राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहां है? जयपुर में। राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जयपुर में दवाइयों का निर्माण करता है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंशन कहां है? कनकपुरा जयपुर में। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंशन कनकपुरा जयपुर में। राजस्थान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, राजस्थान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर चित्तौड़ में। एक बार वापस देख लो केंद्र सरकार के उपक्रम। सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर में, इंस्ट्रूमेंशन कोटा में रूस के सहयोग से, मॉडर्न बेकरी जयपुर में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में। अगला है राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जयपुर में। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंशन का है कनकपुरा जयपुर में। कनकपुरा जयपुर में 1981 में, और ये ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल 1978 में। राजस्थान केमिकल एंड फर्टिलाइजर कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये आज का चैप्टर था औद्योगिक विकास। एलडीसी के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है औद्योगिक विकास। इसके अंदर उद्योग तो लगभग अपने राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर पढ़ लेते हैं, लेकिन ये औद्योगिक विकास इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग था सारा डाटा। और ये लास्ट में अपन ने औद्योगिक नीतियां भी पढ़ ली, औद्योगिक पार्क कौन सा कहां पे वो पढ़ लिए, केंद्र सरकार के उपक्रम अपने पढ़ लिए। तो ये एक दो बार आप रिवाइज करोगे तब याद हो जाएगा, इतना डरने की बात नहीं है। बढ़िया अच्छे से रिवाइज करो, और एलडीसी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छे से पेपर दे के आओ और जरूर सिलेक्शन लो। धन्यवाद।